जो डिसऑर्डर है एंजाइटी या फिर और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें स्पेशली डिप्रेशन एंजाइटी जो मेनली पाए जाते हैं, कितना संभावना है सर? जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जिनको है उनमें बाकी मेंटल हेल्थ इश्यूज होने की संभावना ज़्यादा है। फिर चाहे आप डिप्रेशन बोलिए या एंजाइटी डिसऑर्डर्स बोलिए। कि ये पर्सनालिटी जिसको हम बोलते हैं सर, वो पर्सनालिटी एग्जैक्टली टर्म साइकोलॉजिकल भाषा में कॉमन पब्लिक को जो समझे उस भाषा में आप कैसे इलैबोरेट कर पाए? माइंड के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक है इड, आईडी, एक है ईगो और एक है सुपर ईगो। और इसी क्रम में ये डेवलप होता है। मतलब मेरे अडल्टहुड की जर्नी में सबसे पहले चाइल्डहुड में ही मेरा इड डेवलप हो जाएगा, कुछ समय बाद ईगो आएगा और फिर कुछ समय बाद सुपर ईगो आएगा। अच्छा, इसमें सर हमेशा जीत मैक्सिमम टाइम किसकी होती है सर? मैं कहूँगा जीत हमेशा ईगो की ही होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो एक मिडिल रास्ता निकाल ही लेता है। दुनिया भर में 8% लोगों को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। ओके, अप्रोक्सीमेटली 8। तो 100 में से ट्रेट्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, बट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स 8%, और मेरे हिसाब से ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। दोस्तों, बच्चा जब जन्म लेता है तो ही इज लाइक अ रॉ मड, यानी उसको किस तरह से भी हम शेप दे सकते हैं। उस शेप देने के सारे प्रोसेस से जो बच्चा आगे बन के आता है उसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी। मतलब एक छोटा बच्चा गर्भ से निकला है, उसके इमोशंस अभी डिफाइन नहीं है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा वो डिफाइन नहीं है, लेकिन वो बड़ा होने के बाद किस कंडीशन में किस तरह से बिहेव करेगा उसका एक पैटर्न तय होता है। बेसिकली मुझे लगता है कि इसी चीज को हम पर्सनालिटी कहते हैं। दोस्तों, जब मैं गाड़ी से जा रहा हूँ और अचानक से ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ी तो उस कंडीशन में मैं हाइपर रिएक्ट करता हूँ, मुझसे शायद कुछ अपशब्द भी निकलते हैं। लेकिन उसी तरह से कोई और व्यक्ति जो गाड़ी से जा रहा है, सामने कुछ अचानक से ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ गई, वो व्यक्ति कामली शांतता से उस कंडीशन को देख रहा है। ये दोनों जो है ये पर्सनालिटी के नेचर है, पर्सनालिटी के ट्रेट्स है। मुझे हमेशा सवाल होता था कि दोनों लोग तो सेम है, दोनों को आंख, नाक, कान, ब्रेन सब सेम है, क्यों अलग अलग बिहेव कर रहे हैं? दोस्तों, ये पर्सनालिटी के कारण है और इसी पर्सनालिटी को डिकोड करने का प्रयास आज के पॉडकास्ट में किया है। पॉडकास्ट में हमारे साथ थे सेंट्रल इंडिया के रिनाउंड साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हरकिशन ममतानी सर। उनसे हमने जाना कि ये जो पर्सनालिटी है ये कैसे बनती है, दो लोग जो बिहेव कर रहे हैं वो क्यों अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, बचपन से लेके आज तक हमारी पर्सनालिटी में ऐसी क्या घटनाएं घटी कि जो हमारे पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट कर रही है, और अगर पर्सनालिटी है तो उसको कुछ ना कुछ ईजा यानी कुछ ना कुछ डिसऑर्डर हो सकते हैं। क्या पर्सनालिटी को सच में डिसऑर्डर्स होते हैं? क्या पर्सनालिटी को किस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं? दोस्तों, ये पॉडकास्ट देखने के बाद मुझे एक चीज बहुत स्पष्टता से क्लियर हुई है, वो है कि पर्सनालिटी के अलग अलग ट्रेट्स यानी स्वभाव हम उसको बोल सकते हैं, और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स ये कितने अलग है, और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हम कब कंसिडर करेंगे, जो बेसिकली साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिलकर ट्रीट करेंगे, और जो कुछ ट्रेट्स है यानी कुछ नेचर है उनको हमने खुद से कैसे ऑब्जर्व करना है। दोस्तों, हम स्कूल में थे तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस होते थे। बेसिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो रूट है वो बेसिकली पर्सनालिटी को समझने में ही है। दोस्तों, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, इवन आप खुद पर्सनालिटी को जानना चाहते हैं, ये पॉडकास्ट आपके लिए है। इसमें हमने पर्सनालिटी क्लस्टर से लेके सिगमंड फ्रॉइड के पर्सनालिटी के थ्योरी तक सारी चीज़ों को इन डेप्थ डिस्कस किया है। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो भी ये पॉडकास्ट आपके लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉमन लोग नहीं देख सकते। कॉमन लोगों के लिए तो बड़ी सिंप्लीफाई वे में डॉक्टर हरकिशन ममतानी सर ने इसको पर्सनालिटी को डिकोड किया है। आइए शुरू करते हैं डिकोडिंग पर्सनालिटी विद डॉक्टर हरकिशन ममतानी। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आगे के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं पर्सनालिटी। सर नमस्ते, वेलकम टू द अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। सर, हमेशा आप पॉडकास्ट लेते हैं
और आज इस साइड है, आपको जवाब देने हैं। कैसा लग रहा है सर? ऑनेस्टली ये ज्यादा नर्वस हुआ है यार। वहाँ इट वाज ओके, मतलब मुझे पता था एक फ्रेमवर्क है, सो दिस इज वेरी डिफरेंट। अच्छा अच्छा, बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई रियली इट मींस अ लॉट। ग्रेट ग्रेट। सर बेसिकली हम आपके मतलब इस पॉडकास्ट की भी इंस्पिरेशन जो थी, एक इनिशियल इंस्पिरेशन, वो भी आपसे ही मिली है। अच्छा हाँ, मुझे हमेशा पॉडकास्ट करना था, लेकिन कोई पुश करने वाला चाहिए था, और आपने साल भर पहले पुश किया कि नहीं मेरे को पॉडकास्ट करना है। फिर उसके लिए जो इंफ्रा हमको कलेक्ट करना था, इंफ्रा उसके लिए हमको जो अरेंज करना था, उस कारण अभी हम इस पॉडकास्ट के लेवल पे सर पहुंचे। सो ग्लैड टू नो, बट आई थिंक मेरे पॉडकास्ट का भी श्रेय जो है वो एनविजन टीम का ही जाता है, क्योंकि आपने इतना स्मूथली सब हैंडल किया है, सो थैंक यू सो मच। सर साइकोलॉजी ये हमारा एक फेवरेट सब्जेक्ट है, मतलब स्पेशली मेरा, और हमेशा बचपन से लेके आज तक लोगों को देखते देखते ना मुझे हमेशा एक सवाल आता है कि ये ऐसे क्यों बिहेव करता होगा। मतलब भी ये किस कंडीशन पे, तो रास्ते से जा रहे कोई जो जिसके पास घर नहीं है, ऐसा कोई आदमी, उसका भी बिहेवियर मैंने ऑब्जर्व किया, और बड़े पॉलिटिशियंस जो थे उन कभी उनसे अगर कम्युनिकेट करने का मौका मिला तो उनका भी बिहेवियर ऑब्जर्व किया। तो वो ऐसा क्यों बिहेवियर करते हैं, ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, ये खोजने का प्रयास कर रहे थे हम, ठीक है। तो वो सब करते करते मुझे एक वर्ड पता चला, और उस वर्ड का नाम था सर पर्सनालिटी। क्योंकि वो भी एक पर्सनालिटी है, ये भी एक पर्सनालिटी है, और हम सब एक पर्सनालिटी है। टेक्निकल भाषा में आप और अच्छे से बता पाएंगे, साइंटिफिक भाषा में कि क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा मन है उसका जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है वो पर्सनालिटी होगा शायद। तो आज हम इस पर्सनालिटी को अनफोल्ड करने का, आज इस पर्सनालिटी को डिकोड करने का सर इस पॉडकास्ट में प्रयास करेंगे। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, तो सर मेरा पहला ही सवाल है कि ये पर्सनालिटी जिसको हम बोलते हैं सर, वो पर्सनालिटी एग्जैक्टली टर्म साइकोलॉजिकल भाषा में, कॉमन पब्लिक को जो समझे उस भाषा में आप कैसे इलैबोरेट कर पाएंगे सर? आई थिंक बहुत रेलेवेंट है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से शुरू करना, क्योंकि पर्सनालिटी को लेकर लोगों के बहुत अलग अलग तरह के नज़रिए होते हैं। बट अगर मैं एक आसान भाषा में समझा पाऊँ तो आप पर्सनालिटी को एक लेंस की तरह देखिए। ये चश्मा है, ये लेंस से मुझे पूरी दुनिया दिख रही है, ठीक है। पर्सनालिटी जो है वो एक ऐसे ही तरह का लेंस है। तो अब मुझे जो यहाँ दुनिया दिख रही है, या मान के चलिए ये सिचुएशन दिख रही है, मैं वही देख पा रहा हूँ जो मेरा लेंस मुझे दिखा रहा है। आपने कोई और लेंस पहना है, तो उसी सिचुएशन को इंटरप्रेट करने का तरीका आपका बहुत अलग होगा। ओके, एंड दैट इज व्हाट पर्सनैलिटी इज। तो आसान भाषा में एक दुनिया को देखने का तरीका जो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है। मतलब ऐसे नहीं है, मतलब अगर मुझे आसान भाषा में लोगों को बोलना है तो पर्सनैलिटी और मूड में बहुत ज्यादा फर्क है। मेरा मूड तो चेंज होता रहेगा, आज मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा घट गया तो मैं बहुत खुश हूँ, कल कुछ खराब हो गया तो मैं उदास हो जाऊंगा। बट मेरी पर्सनैलिटी इन सिचुएशंस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी। तो दीज आर लाइक पैटर्न्स जो बहुत कंसिस्टेंटली हमारे अक्रॉस लाइफ टाइम रहते हैं, जिससे हम दुनिया को देखते हैं। फिर ये हमारे बिहेवियर में दिखते हैं, हमारे विचारों में दिखते हैं, और हमारे डे टू डे एक्शंस एसेंशियली हर स्फीयर में हमारी लाइफ के दिखते हैं। ओके सर, और अगर इन डेप्थ समझना है, एक एग्जांपल के साथ आप समझा पाएंगे सर? जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। हम रास्ते से जा रहे हैं, अचानक से कार के सामने कोई एक व्यक्ति आ गया, दो लोग थे, ठीक है। एक ने कामली उसको रिस्पॉन्ड किया क्योंकि वो घटना तो घट चुकी थी, और दूसरा अभी पता है आपको गालियों पे आ गया। तो सर इसमें सर पर्सनालिटी, इस कंडीशन को लेके पर्सनालिटी में हम कुछ डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब अगर एक लेट्स से हम उन दो व्यक्तियों को ए और बी बोल लेते हैं, तो अगर ए है और वो उस सिचुएशन में देख रहा है, तो उसको ये दिख रहा है कि चलो ठीक है, मतलब वो सामने वाले के नज़रिए से भी देख पा रहा है कि ठीक है, वो बहुत ज़्यादा घाई में था, उसके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी थी, इसलिए वो बहुत रश में था और गलती से उससे ये डैश हो गया, एक्सीडेंट सा हो गया। वो इंटरप्रेट कर पा रहा है, उसने उसको कामली रिएक्ट किया, ठीक है आप चलिए और अपनी मेडिकल इमरजेंसी को एंटरटेन करिए, ये तो हम देख लेंगे इसका बाद में। वहीं जो बी है, उसको ये नहीं दिखा कि वहाँ कुछ कोई पीछे वाली सीट पर बैठकर चेस्ट पेन अपनी चेस्ट पकड़े हुए है, वो सिर्फ ये देख पा रहा है कि उसकी गाड़ी का नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसमें, अब पर्सनालिटी तो वैसे बहुत ब्रॉड टर्म है, लेकिन उसके कई डायमेंशंस होते हैं। तो एक डायमेंशन को हम समझ लेते हैं एम्पैथी। तो अगर उसमें एम्पैथी की कमी है, अगर वो सामने वाले के इमोशंस को नहीं समझ पा रहा है अच्छे से, तो ये समझ सकते हो कि उस सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में वो सामने वाले के इमोशंस को नजरअंदाज करके वो पहले अपना इंटरेस्ट देखेगा कि यार मेरी गाड़ी को डैश लग गया, तू कैसे कैसे चला सकता है। फिर वो धीरे धीरे उसका गुस्सा आ जाएगा और फिर वो एस्केलेट होता चला जाएगा। सो एसेंशियली वो लेंस है, वही
उसके लेंस में जो हमने शुरू में बात की थी, वो लेंस में एम्पैथी की थोड़ी कमी है और यहाँ एम्पैथी भर भर कर है। तो ओके, तो सर मतलब एम्पैथी एक पर्सनालिटी का डायमेंशन हो गया एक तरह से कह सर। सकते तो हम अगर पर्सनालिटी के डायमेंशन को समझने का प्रयास करें तो ऐसे और कौन से डायमेंशंस होते हैं सर पर्सनालिटी के? वेल बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं इन दैट सेंस। अब अगर मैं थोड़ा थियरी बोल पाऊँ तो एक बिग 5 पर्सनालिटी फैक्टर्स होते हैं। ओके, उसमें उसका हमारा निमोनिक हुआ करता था ओशियन, याद रखने के लिए। तो ओ से होता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ओके, ओपननेस टू एक्सपीरियंस में मैं नए नए एक्सपीरियंस को कितना अडेप्ट करने को रेडी हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनको एकदम फिक्स रहना है, कुछ लोग होते हैं कि नहीं मैं और नया एक्सप्लोर करूँ और नया ट्राई करूँ। और ये डायमेंशंस को आप ऐसे समझिए कि एक स्पेक्ट्रम होता है, मतलब एक एंड से दूसरे एंड के बीच में आप यहाँ कहीं भी लाई कर सकते हो। तो ओपननेस टू एक्सपीरियंस हो गया। दूसरा कॉन्साइंशियसनेस होता है कि मैं कितना राइटफुल हूँ, मैं कितनी चीज़ों को मॉरल तरीके से आसान भाषा में देख पा रहा हूँ। तीसरा है एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन। तो कुछ लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ लोग और फिर अगला ओशियन में ए आता है अग्रीएबलनेस। कौन कितना जल्दी अग्री कर जाता है चीजों को, आसान भाषा में। ओके, पांचवा जो है वो है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म मतलब छोटी छोटी चीजों में ज्यादा टेंस्ड हो जाना, ज्यादा एंग्शियस हो जाना, ये जो टेंडेंसी होती है। तो ओशियन काफी आई मीन उसको कई डेकेड्स हो गए इस थियरी को, और अब ये थियरी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई है। बट दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट थियरीज जिसने पर्सनालिटी के डायमेंशंस को पहचानने की कोशिश की थी। अब ये फिर 5 से 16 हुए, फिर 16 पीएफ एक अलग एक हो जाता है। बट एनीवे आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच हैज formed the base of theory of personality. Ocean is still widely accepted. Yeah. ठीक है सर। अभी हम पर्सनालिटी को और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। सर एक हमारे जब हम छोटे थे तो दो चीजें हमने ऑब्जर्व की है। एक था पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, आपने भी शायद आपके बिल्कुल समर वेकेशन क्लासेस पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये कॉन्सेप्ट बहुत प्रचलित था जी। और ना दूसरा था इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी। कि आपके आदर्श कौन होने चाहिए, तो कोई इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी आपके आदर्श होने चाहिए। करेक्ट। सर ये दोनों चीजों में मुझे दो चीजें एक लगी। इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी में जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो फिर हम इंस्पिरेशन आया कहाँ से? क्योंकि हमको सिर्फ एक एस्पेक्ट दिख रहा है। करेक्ट। मतलब मैं महात्मा गांधी की बात करूंगा तो उनका एक एस्पेक्ट दिख रहा है, बाकी एस्पेक्ट में वो शायद फेल है। तो ये भी सर पर्सनालिटी के ही एस्पेक्ट्स है क्या जिसमें वो फेल हुए? ये मुझे पहला पूछना था। और आगे का सवाल है कि क्या पर्सनालिटी सच में डेवलप हो सकती है? क्या पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है? ये दूसरा सवाल था सर। तो हम पहले सवाल से स्टार्ट करेंगे। पहले सवाल से स्टार्ट करेंगे। जो आपने कहा कि हमको जो व्यक्तित्व की एक पर्सनालिटी दिखती है और आप समझना चाह रहे हैं कि वो एक ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी डिफाइन करते हैं। हैव आई गॉटन इट राइट? यस यस, बराबर। तो देखिए ऐसा होता है कि अब मैं एज अ क्लिनिशियन, मैं एक साइकियाट्रिस्ट के तौर पर अगर इसको देखूं तो अगर मेरी ओपीडी में कोई अगर पेशेंट आता है तो मेरे लिए एक बार में लेट्स से एक कंसल्टेशन में उसकी पर्सनालिटी टाइप को आइडेंटिफाई कर पाना ही बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मैं पर्सनालिटी एक इतनी ब्रॉड चीज है और हम उसको कहेंगे हम लॉन्जिट्यूडनली उसको असेस करते हैं। मतलब जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि हम किसी एक पर्सन को हम लुक अप टू कर रहे हैं, बट हो सकता है हम उसके एक एस्पेक्ट को ही देख रहे हैं, बट उसकी बाकी जो उसके डायमेंशंस हैं उसकी लाइफ के जो हमें शायद नहीं दिख रहे हैं, बट हो सकता है उसमें कोई दिक्कत हो। अब ये तो बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है कि मुझे कौन सा एस्पेक्ट अट्रैक्ट करता है और कौन सा एस्पेक्ट अट्रैक्ट नहीं करता है। इसलिए अगेन ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा कि हम किस तरह से उसको रिकॉग्नाइज करें या नहीं करें। बट मोटी मोटी तौर पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पर्सनैलिटी जो है वो आप एक सिटिंग में या एक क्रॉस सेक्शनल एग्जामिनेशन में पूरी तरह से कंक्लूड कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। यू विल नीड एन इन डेप्थ एनालिसिस टू गेट इनटू दैट। ग्रेट ग्रेट सर। तो ये एक तो हो गया। दूसरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो हम क्लासेस तक तो आने वाले हैं कि डेवलप होते कैसे पर्सनालिटी। मतलब मैं उस इंपल्स पे पहुंच गया कि मुझे अभी इस पे गुस्सा करना है, ये इस लेवल पे मैं क्यों पहुंचा? या वो काम रहा वो आदमी दूसरा भी वो कामनेस के लेवल पे कैसे पहुंचा? कुछ तो उसके पास में हुआ होगा, क्या चीजें होंगी? तो पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है सर? यार बिल्कुल बिल्कुल बनती है। बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर हम इसके बारे में इन डेप्थ बात करें तो एक पूरा 1 घंटे का पॉडकास्ट सिर्फ इसी पर हो सकता है, बट मैं उसको एज ब्रीफ एज पॉसिबल रखूंगा। देखो एट द आउटसेट मैं आपको बता दूं कि
कोई भी एक वेल डिफाइंड थियरी पर्सनैलिटी कैसे बनती है इसकी आज भी हमारे पास नहीं है। अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं जो अपने अपने नज़रिए हमको देकर गए हैं कि अच्छा साइको एनालिस्ट जो होते थे फ्रॉइड साहब, उन्होंने एक अपनी थियरी दी। फिर कुछ कॉग्निटिव स्कूल वाले लोग थे, उन्होंने अपनी थॉट के बेसिस पे थियरी दी। फिर कुछ बिहेवियरिस्ट लोग थे, उन्होंने अपने विचार के हिसाब से उन्होंने बताया कि पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो सकती है। बट अगर मुझे इन सब का एक सार आपको देना है तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आप ये समझ लो कि हमारे घर में कोई बेटा बेटी हुई, वो आएगा कुछ ट्रेड्स के साथ, ठीक है? अच्छा, बाय बर्थ, ओके, उसको हम बोलेंगे टेम्परामेंट, ओके, ठीक है? पर्सनालिटी नहीं बट टेम्परामेंट। टेम्परामेंट अल्टीमेटली इवॉल्व्स इनटू अ पर्सनालिटी, ठीक है? तो जो बच्चा जो है वो कुछ टेम्परामेंटल ट्रेट्स लेकर आया है। मुझे याद है हमारी साइकाइट्री रेजिडेंसी के दौरान, दर्शक भी इसको गूगल करके वो लिस्ट देख सकते हैं। थॉमस एंड चेस की एक बहुत ही क्लासिकल लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स हैं, तो टोटल 8 पैरामीटर्स हैं आई थिंक, जिसके हिसाब से वो एक बच्चे की टेम्परामेंट को डिफाइन करते हैं। तो उसमें आ जाता है बच्चे की एक्टिविटी लेवल्स कैसी हैं। अब 8 याद है आपको सर सारी? आई विल ट्राई कितना मुझे याद है, ठीक है, क्योंकि काफी समय हो गया। बट बच्चे की एक्टिविटी लेवल्स कैसी हैं, बच्चे की अडेप्टेबिलिटी टू न्यू एनवायरनमेंट वो कैसा है, बच्चे का अटेंशन स्पैन कैसा है, वो कितना जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर और भी इसी तरह के कई ट्रेट्स हैं, और इस बेसिस पर उन्होंने 3 तरह के बच्चे आइडेंटिफाई किए, ठीक है? एक हो जाता है एक इजी चाइल्ड, एक हो गया स्लो टू वार्म अप चाइल्ड, और एक हो गया डिफिकल्ट चाइल्ड। अब मुझे लगता है कि इसके नाम में ही वो बता रहे हैं कि वो उसका मतलब क्या है। अगर माँ बाप के लिए किसी बच्चे को पालना बहुत इजी रहा है तो वो हो गया इजी चाइल्ड। वो हर सिचुएशन में एडजस्ट हो जाता है, सिर्फ मम्मी से क्लिंग नहीं करता, आया के साथ भी एडजस्ट हो जाएगा, कोई घर पे गेस्ट आएगा उनसे भी बात कर लेगा, नानी के घर जाएगा वहां भी समय से सो जाएगा, शेड्यूल में कुछ आगे पीछे हुआ तो भी एडजस्ट कर लेगा, इजी चाइल्ड। वेयरएज ऑपोजिट एंड पे डिफिकल्ट चाइल्ड, जिसकी अपब्रिंगिंग में माँ बाप को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी रही हो, कि वो बहुत ज्यादा इरेग्युलर है, कभी रात को 12 बजे सो जाएगा, कभी सुबह 6 बजे तक नहीं सोएगा, शेड्यूल बहुत ज्यादा एराटिक हो जाता है, और उसका एक्सटेंट ऑफ योर रिस्पॉन्स, मतलब जो गुस्सा रहेगा उसका, वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर लेगा। और फिर वो जो थ्रेशोल्ड, ये अगेन एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्स, थ्रेशोल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, ये भी थॉमस एंड चेस के उन 8 ट्रेट्स में से ही है। तो वो बहुत छोटी चीजों पर बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा। तो डिफिकल्ट चाइल्ड एसेंशियली द अपब्रिंगिंग इज डिफिकल्ट। और जो तीसरा उन्होंने आइडेंटिफाई किया था वो था स्लो टू वार्म अप चाइल्ड। मतलब वो बच्चा जो है वो इनिशियली तो रिलक्टेंट रहता है नए सिचुएशंस में, नए लोगों के साथ, बट धीरे धीरे करके वो वार्म अप हो जाता है, वो घुल मिल जाता है बच्चों अपने बाकी लोगों से आसपास। तो ये 3 टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट हो गए मोटे तौर पर, ओके, इजी, स्लो टू वार्म अप एंड डिफिकल्ट। बट जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि टेम्परामेंट इवॉल्व्स इनटू अ पर्सनालिटी। सर अभी जस्ट आगे जाने से पहले, टेम्परामेंट्स मतलब बाय बर्थ उसके कुछ ट्रेट्स या बराबर जो ट्रेट्स इज गुड, तो ये है, मतलब फॉर एग्जांपल ये अगर हम देख पा रहे हैं तो ये एज ग्रुप क्या हो सकता है इन बच्चों का? मतलब देखिए ये चीजें जो हैं ये होती तो बचपन से है, लेकिन वो आइडेंटिफाई करते करते 2 साल 2.5 साल तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ओके, ये हो गई हमारी टेम्परामेंटल ट्रेट्स, ठीक है? अब टेम्परामेंट अगर कोई बच्चा बचपन से ही बहुत ज्यादा लेट्स से कॉन्फिडेंट है और इजी गोइंग है, बट जरूरी नहीं है कि वो अडल्टहुड में जब तक उसकी पर्सनैलिटी मैच्योर हो जाए, डेवलप हो जाए, वो उसी तरह से कॉन्फिडेंट रहेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड यहाँ पर रोल आ जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स का, जिससे पर्सनैलिटी हमारी इन्फ्लुएंस होती है। तो टेम्परामेंट तो मोटा मोटा एक समझ लीजिए कि एक हमारी डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं, हमारे मोबाइल फोन की जैसी होती हैं, बट अब उसमें यहाँ पर रोल आ जाएगा एक्सटर्नल फैक्टर्स का। इसमें मैं और 2 चीजों पर जोर डालूंगा, विच इन एडिशन टू टेम्परामेंट प्ले अ रोल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक टेम्परामेंट तो हो गई, अब उसके बाद आ जाता है रोल एनवायरनमेंट का। ओके सर, एक एनवायरनमेंट की तरफ जाने से पहले सर, ये अभी हमको पता चल गया कि ये टेम्परामेंट है, सर हम टेम्परामेंट्स को बदल सकते हैं क्या सर? टेम्परामेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर बॉर्न विद। बॉर्न विद, यस। सो मतलब उसको चेंज कर पाना तो
वेरी डिफिकल्ट मतलब आप ये मानेंगे नहीं, बट ऐसी कुछ स्टडीज हैं जो बताती हैं कि कुछ बायोलॉजिकल कोरिलेट्स हैं इसके, कि इफ देर आर सर्टन ट्रेट्स जो मतलब कुछ लोग जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं तो ब्रेन में कुछ तरह के चेंजेस होते हैं जो हो जाते हैं, एंड टेम्परामेंट में भी काफी ट्रेट्स जो है वो बायोलॉजिकली डिफाइंड हो सकते हैं। तो चेंज कर पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इससे तो वो पैदा हो रहे हैं। ओके। बट टेम्परामेंट जैसे मैंने कहा कि वो इनिशियल फ्यू इयर्स आपके लाइफ के ही रहे हैं, बट अगर आपको चेंज करने की आप बात कर रहे हैं तो अभी एनवायरनमेंट की तरफ हम आएंगे। हाँ। एग्जैक्टली तो फिर जब एनवायरनमेंट का रोल आ जाएगा, अब मान के चलिए कि एक बच्चा है, ठीक है, वो जैसे हम वही बच्चे का एग्जांपल ले लेता हूँ जिसको मैंने बताया था शुरू में, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ठीक है। अब वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, लेकिन वो कुछ करने जाता है तो उसके पिताजी उसको टोक देते हैं कि ये क्यों कर रहा है, ये तेरी उम्र थोड़ी है ये करने की, अभी तुझे बहुत पढ़ाई करनी है, तू क्यों क्रिकेट खेल रहा है, तू सिर्फ पढ़ाई कर। क्रिटिसिज्म। वही बच्चा स्कूल जाएगा, स्कूल जाके वो टीचर को देखेगा और वो टीचर्स उसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, बट वहां से भी उसको बहुत क्रिटिसिज्म दिखता है कि टीचर बोलेगी यार तू सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे, तू ये क्यों क्रिकेट खेल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंट बच्चा, मैंने तो एक उदाहरण दिया क्रिकेट का और पढ़ाई का, बट वो हर जगह से एग्जैक्टली, आई मीन बहुत सारे एग्जांपल्स जो है वो अनकॉन्शियसली मेरी ओपीडी से ही मिलेंगे आपको, तो मैं वही एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको। बट वो कॉन्फिडेंट बच्चा जब ओवर द कोर्स ऑफ टाइम देखता है कि मुझे हर पॉइंट पे क्रिटिसिज्म मिल रहा है, तो जो उसका कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, है ना। यहाँ रोल आ जाता है तीसरे फैक्टर का। एक तो मैंने आपको बताया टेम्परामेंट, दूसरा मैंने आपको बताया एनवायरनमेंट, एंड तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं इन एनवायरमेंटल क्यूज को, इन एनवायरमेंटल स्टिमुलस को किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा हूँ। ओके। मतलब मैं इसको किस तरह से देख रहा हूँ, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब मान के चलो ये बच्चा बोला यार पूरी दुनिया तो मुझे क्वेश्चन ही कर रही है, पूरी दुनिया मुझे क्रिटिसाइज ही कर रही है, मैं कुछ काम का हूँ भी या नहीं, मेरा कुछ फ्यूचर है भी या नहीं। और इसी डायरेक्शन में फिर जो बच्चा जो लेट से 3, 4, 5 साल की उम्र में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ रहता था, धीरे धीरे उसकी कॉन्फिडेंस लेवल कम होती जाएगी, एंड फॉर ऑल यू नो वो एक क्लस्टर ऑफ पर्सनालिटी की तरफ चला जाएगा, जिसको हम क्लस्टर सी पर्सनालिटी कहेंगे, जहां लोग बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं। एंग्शियस हो जाते हैं, वो हर चीज के पहले सोचते हैं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और फिर वो क्वेश्चनिंग का लूप जो है। और मैं ये मानता हूँ कि एक बार आप टेम्परामेंट को शेप करके पर्सनालिटी की तरफ ले जाते हो, बट एक बार पर्सनालिटी जब कंसोलिडेट हो जाती है, मतलब पूरी बन जाती है, आप समझ लीजिए 18, 19, 20 साल की उम्र के आसपास, जब हमारा ब्रेन भी काफी हद तक मैच्योर हो चुका होता है, उसके बाद उसको रिवर्स कर पाना मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नामुमकिन है, बट फिर वो समझ लीजिए कि जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि फिर वो परसिस्ट करता है वो पैटर्न हमारी अक्रॉस लाइफ टाइम्स। ऑफ कोर्स फिर वो उसमें काफी थेरेप्यूटिक प्रोसेसेस आ जाते हैं, किस तरह से आप यू कैन वर्क योर वे अराउंड दीज, बट अगेन वो पैटर्न तो बन जाता है। और हालांकि आपने ये तो चलो एक बेसिक टेम्पलेट हो गया पर्सनैलिटी का, कि किस तरह से हमने बात की टेम्परामेंट के बारे में, एनवायरनमेंट, और हम उसको किस तरह से देख रहे हैं जो पर्सनैलिटी शेप कर रही है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि साइकाइट्री का कोई भी डिस्कशन, साइकोलॉजी का कोई भी डिस्कशन सिगमंड फ्रॉइड साहब के बिना अधूरा है। एग्जैक्टली। और आपने भी मेरा ख्याल है सिगमंड फ्रॉइड के बारे में बहुत पढ़ा है। 100% सर। तो फ्रॉइड साहब का ये कहना था कि अगेन उनकी भी बहुत सारी थियरीज हैं, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, बट मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता हूँ अभी। जो अभी आपके लास्ट पॉडकास्ट में जो ड्रीम्स वाला बताया था, उसका बेस भी वही था शायद। करेक्ट, एग्जैक्टली, इट्स ऑल साइकोडायनामिक, साइको एनालिसिस जो हो रहा था। बट अगर फ्रॉइड साहब की वो पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, वो ये रहा है, जैसा आपने शुरू में भी मेरा ख्याल है जिक्र किया था, कि कई चीजें हमारे साथ एक्सपीरियंसेस हो जाती हैं जो अनकॉन्शियसली हमारी पर्सनालिटी को डिटरमाइन करती हैं। एग्जैक्टली। अब उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही थी कि हमारा जो माइंड है, अब माइंड एक ब्रेन की तरह ऑर्गन तो नहीं है जिसको हम देख सकें, सीटी एमआरआई पे देख सकें, बट एक हाइपोथेटिकली हम समझ सकते हैं कि माइंड के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक है इड, आईडी, इड, एक है ईगो, और एक है सुपर ईगो।
और इसी क्रम में ये डेवलप होता है, मतलब मेरे अडल्टहुड की जर्नी में सबसे पहले चाइल्डहुड में ही मेरा इड डेवलप हो जाएगा, कुछ समय बाद ईगो आएगा और फिर कुछ समय बाद सुपर ईगो आएगा। अच्छा, ठीक है, एलाबोरेट कर पाएंगे सर इसको? यस तो बिल्कुल। सुपर ईगो कैसे आता है? तो मतलब वो मुझे लगता है कि ये वो ईगो से वो शायद रिलेशन है, नहीं पता नहीं। आप रियलाइज बोलते हैं कि करेंगे अभी जैसे धीरे धीरे। हम बोलते हैं कि डॉक्टर ईगोस्टिक है, सॉरी डॉक्टर्स नहीं, पॉलिटिशियंस। तो ये और इस ईगो आप ख्याल रखिए, मैं भी डॉक्टर हूँ। राइट राइट, हाँ सर, यस, तो हाँ बिल्कुल। तो इड जो होता है, ये इड हमारे ब्रेन का एक, और इनफैक्ट माइंड का एक ऐसा पार्ट है जो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। ओके, वो ये बोलता है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे अभी चाहिए। ठीक है, आप मान के चलिए 3-4 साल का बच्चा है, वो बोलता है कि मुझे आज बनाना ही खाना है, मुझे खिचड़ी नहीं खानी है, तो उसको वही चाहिए और उसको अभी ही चाहिए। उसके मन में, जिसको हम हिंदी में विवेक कहते हैं, वो सोचने समझने की उतनी शक्ति ही नहीं है अभी, है ना। तो जो वो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, ये चीज मेरे लिए प्लेजरेबल है तो मुझे वो अभी चाहिए। ओके, ठीक है, ये हमारा इड हो गया जो बोल रहा है कि प्लेजर प्रिंसिपल पर मुझे अभी चाहिए। दूसरे एक्सट्रीम पर जो हमारा सबसे एंड में डेवलप होता है वो है सुपर ईगो। सुपर ईगो जो होता है वो होता है कि आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल पर काम करता है। मतलब कि अब आज ही का उदाहरण ले लो, मुझे यहाँ 11:30 बजे आना था, मैं लेट हो गया, बट मेरा सुपर ईगो मुझे अंदर से डांटेगा, यार तुमको तो 11:30 पहुंचना चाहिए था, तुम क्यों लेट हो गए। तो आइडियलिस्टिकली जो भी दुनिया में होना चाहिए, बिल्कुल मेथोडिकली, वो हमारा सुपर ईगो डिटरमाइन कर रहा है। ओके, ठीक है, और इन दोनों के बीच में है ईगो। ईगो, तो ये ईगो वो आपके पॉलिटिशियंस वाले ईगो से बहुत ज्यादा अलग है, या डॉक्टर वाले। तो ये जो ईगो है, ये हमारे इड और सुपर ईगो के बीच में नेगोशिएशंस करता रहता है। ओके, मतलब ब्रिज है दोनों के बीच का? दोनों के बीच का ब्रिज है, एग्जैक्टली। हाँ। तो वो ऐसा कर रहा है जैसा हम करते हैं कोई भी नेगोशिएशन में, चल तेरी भी नहीं मेरी भी नहीं, हम ये कर लेते हैं। ठीक है, अब वही छोटे बच्चे का एग्जांपल, अगर मुझे, अब मैं अपने ऊपर अगर इसको एक्सट्रापोलेट कर लूँ, तो मुझे आज बहुत ज़्यादा मन है कि मुझे रसमलाई खानी है, ये मेरा इड मुझे बता रहा है। मेरा सुपर ईगो बोल रहा है नहीं यार, उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, तुम्हारा पेट निकल रहा है, तुम एक्सरसाइज भी नहीं करते हो, तो मत खाओ, तुम कोई बहुत हेल्दी स्नैक खा लो, घर का बनाया हुआ दाल चावल खा लो। अब इसके बीच में आ जाएगा मेरा ईगो। मैं बहुत बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल पर काम करता है। जो हमारा ईगो है वो क्या बोलेगा कि चल यार, तेरा आज मन तो है रसमलाई खाने का, बट हेल्थ के लिए तेरे ठीक भी नहीं है, तो एक काम करते हैं, तू आज शुगर फ्री आइसक्रीम खा ले, कैलोरीज कम हो गई, और कल सुबह से तू वॉक करना शुरू कर लेना। तो ईगो ने एक तरह से एक मिडिलमैन का रोल अपनाया, बैलेंस कर लिया, और मेरे माइंड में उसने मुझे एक रिलैक्सेशन सा दे दिया। परफेक्ट, करेक्ट। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज कई बार हमारे इड में, हमारे ईगो में और हमारे सुपर ईगो में वो टसल्स चलती रहती हैं, और इसमें बहुत ज्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं इन पार्ट्स के बीच में, वो काफी हद तक अनकॉन्शियस लेवल पर होती है, क्योंकि शुरू में जिक्र तो यही हुआ था अनकॉन्शियस लेवल पर कैसे हो रहा है। तो अनकॉन्शियस लेवल पर जो मेरे मन में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं कहीं ना कहीं, और अनकॉन्शियस में जो हमारा इड है वो मेजॉरिटी अनकॉन्शियस लेवल पर ही ऑपरेट करता है। मान के चलो कि, अच्छा अगर मैं अभी इसको आज की बात कर रहा हूँ, अब खाने का तो मैंने बहुत सिंपल उदाहरण दे दिया आपको, बट ऐसा कहा जाता है कि हमारे मन में दो तरह के प्लेजर प्रिंसिपल्स ऑपरेट करते हैं, एक सेक्सुअल और एक अग्रेसिव। ठीक है, सेक्सुअल अर्जेस सेटिस्फाई करना और अग्रेसिव अर्जेस को सेटिस्फाई करना। फ्रॉइड साहब का अगर आपने कंटेंट भी पढ़ा है तो काफी उसके बारे में, उसमें सेक्स का काफी डिस्क्रिप्शन आता है अलग अलग लेवल्स पर। तो ये दो अर्जेस जो होती हैं वो इड को सेटिस्फैक्टरी मतलब सेटिस्फाई करनी होती हैं, और ये अनकॉन्शियस लेवल पर चल रहा होता है। तो उसके ऊपर हमारा एक प्री कॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस के ऊपर प्री कॉन्शियस, जहां अगर सबकॉन्शियस के पार्ट है ये दोनों। सबकॉन्शियस जो है वो फ्रॉइड साहब ने ये वर्ड दिया ही नहीं है एक्चुअली। फ्रॉइड साहब के हिसाब से 3 पार्ट्स ऑफ माइंड होते हैं, कॉन्शियस,
प्री कॉन्शियस और और unconscious। अनकॉन्शियस। Okay। तो अब सबकॉन्शियस तो फिर लेटर लिटरेचर में काफी आया है, तो आप कह सकते हैं कि वो दोनों उसमें आ गए, क्योंकि वो हमारे कॉन्शियस में तो नहीं है। ठीक है, तो प्री कॉन्शियस जो पार्ट होता है वो ऐसा पार्ट होता है कि जो अनकॉन्शियस में भी नहीं है, कॉन्शियस में भी नहीं है, वो कहीं बीच में है। मैं चाहूंगा आप दर्शकों को वो डायग्राम ही दिखा देंगे तो वो बिल्कुल, काफी बिल्कुल। क्लियर हो जाएगा। Yes, yes। आप मुझे सर वो स्पेसिफिक डायग्राम बता बिल्कुल दीजिएगा। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो प्री कॉन्शियस जो होता है, अगर मैं उसमें थोड़ा सा जोर डालूं, थोड़ा सा एफर्ट डालूं, तो वो पार्ट मेरे कॉन्शियस में आ जाएगा। ओह। ठीक है, ये वो पार्ट है। तो और अल्टीमेटली जो सबसे ऊपर है मेरा कॉन्शियस, वहां पर मेरा कुछ पार्ट ऑफ ईगो है, कुछ पार्ट ऑफ सुपर ईगो भी है। तो ये दोनों वहां ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो मेरे कॉन्शियस लेवल पर है। अब मेरे इन अलग अलग पार्ट्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो अलग अलग टसल्स हो रहे हैं इन पार्ट्स के बीच में, जो मैं हिंदी वर्ड ढूंढ रहा हूँ उसके लिए, बट जो लड़ाई हो रही है इन अलग अलग पार्ट्स के बीच में, उससे मेरे अंदर कई तरह की एंजाइटीज पैदा होती हैं। तो फ्रॉइड साहब का ये कहना था कि इन अलग अलग पार्ट्स के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं, उससे आपके मन में वो नेगेटिव इमोशंस, अलग अलग तरह के नेगेटिव इमोशंस पैदा हो जाते हैं, जो अल्टीमेटली फिर आपकी पर्सनैलिटी शेप करते हैं। और इसमें आपके एज अर्ली एज योर चाइल्डहुड के भी काफी एक्सपीरियंसेस है जो लेटर आपको आके हॉन्ट कर सकते हैं इस तरह से, जो आप सोच भी नहीं सकते। तो यही अगेन साइको एनालिस्ट, साइकोडायनामिक थियरीज जो होती हैं, वो यही चीजें मानती हैं कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस भी कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर को शेप करती हैं। सो ये मोटे तौर पर एक हो गया पर्सनैलिटी कैसे बनती है। सर ये एक मुझे पूछना है, अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईड एंड ईगो, सुपर ईगो, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईड एंड सुपर ईगो जी, इसमें सर हमेशा जीत मैक्सिमम टाइम किसकी होती है सर? मैं कहूंगा जीत हमेशा ईगो की ही होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो एक मिडिल रास्ता निकाल ही लेता है। अच्छा। और देखो अगेन, अभी मैंने आपको जैसे ही पहले कहा कि हमारे पास कोई बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स साइंस में नहीं है कि हम इसकी बाउंड्रीज एस्टेब्लिश कर सकें। अब ये तो बहुत ही केस टू केस बेसिस वाली चीज हो जाती है कि किसी व्यक्ति का ईगो जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो वो दोनों को बैलेंस बना लेता है। लेकिन कई बार जो होता है किसी का इड, जिसमें हम कहते हैं कि इमोशनल मैच्योरिटी किसी में नहीं आई है, तो उसका ईगो बहुत ज्यादा, उसका आई एम सॉरी इड बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो कहीं ना कहीं फिर उसकी जिंदगी में वो पैटर्न्स दिखते हैं कि वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। तो कई बार जो लोग अपने अग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो लाइक आई सेड कि उसमें उनके इड का भी रोल हो सकता है, बट इसको एक्चुअली साइंटिफिक फ्रेमवर्क में स्टडी कर पाना वो थोड़ा मुश्किल है। सर इसमें मतलब एक ऐसा हम बोल सकते हैं कि ईड जो है जी, मतलब मैं अभी किसी कोई गुस्सा हो गया तो उसको इगोस्टिक नहीं बोलूंगा, उसको इडिस्टिक बोलूंगा। उसको ये पॉडकास्ट की लिंक भी जरूर भेजिएगा। सर अभी एक ओवरऑल पर्सनालिटी के शेप कैसे लेती है उसके बारे में पता चला जी, और उसमें आई गेस हमारे पहले 18 साल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कह सकते हो। बिल्कुल, आई गेस वही हमारे पूरे फ्यूचर का एक बेस बनाता है। ठीक है, और दूसरा ईगो के, सुपर ईगो के बारे में जो भी मैं आपको ओपिनियन बता रहा हूँ सर, आप मुझे बस बताइए कि मैं बराबर बोल रहा हूँ या नहीं। जी, सर ये जो सुपर ईगो है ये बेसिकली हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर से ही तैयार होता है। क्योंकि जो अभी बता रहे, जैसे आपने कहा कि 11:30 बजे पहुंचना चाहिए, इट्स एनवायरमेंटल प्रेशर, इट्स अबाउट इथिक्स कि ऐसा होना चाहिए। काफी हद तक उसमें उसका रोल है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा एनवायरनमेंट का रोल तो है ही, बट वो उसमें ये भी फैक्टर आ जाएगा कि हम उसको किस तरह से देख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि कोई उस चीज को वैसे परसीव उतने उस एंगल से देख ही नहीं पा रहा हो, तो उस केस में फिर तो यहाँ पर उसको उस तरह से परसीव कर पाना वो देख नहीं पा रहा, तो सर फिर वो उसका वो ईड के लेवल पे आ गया ना सर, कह सकते हो। मतलब अगर वो मतलब जो कॉन्सेप्ट भी मुझे समझ रहा है कि उसमें सुपर ईगो जो है जी, वो बेसिकली वो आमिर खान है, परफेक्शनिस्ट। उसको आप भी वही गलती कर रहे हो, आप आमिर खान का सिर्फ एक साइड देख रहे हो, बट यू नेवर नो उनका एड भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। नहीं बराबर, मतलब मैं इन जनरल मैं समझ गया, मेटाफर के तौर पे ये एग्जांपल। जी जी जी, अगर मेटाफर ही दे नहीं पाएंगे सर फिर हम कितना टेक्निकली सोचेंगे तो। यस, बट अगेन मैं आपको कितनी बोलूंगा इसमें भी कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इड का, ईगो का, सुपर ईगो का, ये
बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट्स हैं। मैंने दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल्स पर काम करते हैं। एंड अगेन, अगर वो कभी और हम साइको एनालिसिस पर कभी बात करने का मौका बना तो इसके बारे में और अच्छे से डिटेल्स नहीं सर, 100%, मतलब अभी एक पॉडकास्ट, क्योंकि अभी हाँ सर, ये ना मेरा साइकेट्री समझना है सर, और ऐसे व्यक्ति से समझना है जिसके साथ में किसी भी लेवल पे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आई गेस आपके साथ उस लेवल पे कम्युनिकेशन हो सकता है। बिल्कुल, तो हम बिल्कुल पहला पॉडकास्ट और आगे भी पॉडकास्ट करेंगे इस विषय पे इन डेप्थ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सर मेरा सवाल ये है जी कि पर्सनालिटी, ये एक इन जनरल पता चला कि ये ऐसी है, जी, ठीक है। वैसे तो ये फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है पर्सनालिटी का। पर्सनालिटी भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ, जो अभी आपने कहा ईड ईगो सुपर ईगो, उसमें जो लड़ाई, और उसका मैनिफेस्टेशन है ये सारा। वो एक पार्ट है, हाँ, but एक yes, पार्ट, हाँ, एक पार्ट, ठीक है। ऐसे चीजों को जी कुछ बीमारियां हो सकती है क्या, कुछ कंडीशंस हो सकती है क्या? जैसे मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि एक आधा बच्चा, मैं स्कूल लेवल पे जा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मैं एग्जांपल बताऊंगा ये रियल एग्जांपल है। ओके, मुझे मेरे पापा ने नई पेंसिल लेके दी अच्छी। आपको पता होगा पुराने जमाने में वो पीछे एक रबर रहता था, हम वो कर सकते थे, मिटा सकते थे, और वो उसका स्मेल भी अच्छा था। करेक्ट करेक्ट। वो एक पेंसिल लेके दी मुझे मेरे पापा ने, और दूसरे दिन में घर जाते वक्त ना वो मुझे दिखी नहीं पेंसिल। और मैं जब तीसरे दिन स्कूल गया तो मेरे बाजू में एक लड़का बैठता था, उसके पास थी पेंसिल। मैं, एक तो मुझे डाउट था कि इसने तो नहीं ली पेंसिल। जब मैंने उसको पूछा कि गलती से तेरे पास आ गई है क्या, तो उसने कहा कि नहीं, ये तो मेरी ही पेंसिल है, मैंने कल परचेस किया। और उसमें क्या होता है ना, हम थोड़ा दांत लगाते हैं थोड़ा, तो मुझे मेरे दांत के निशान दिखे। मैंने बोला ये तो मेरी पेंसिल है, लेकिन वो उतना फ्लुएंटली वो एक्सेप्ट कर रहा है, सॉरी एक्सेप्ट नहीं, इतना फ्लुएंटली वो ये बता रहा है कि नहीं ये मेरी है। तो मुझे लगा कि ये यहाँ पे कुछ ना कुछ पर्सनालिटी का गड़बड़ इशू है, हो सकता है। और आगे जब मैंने उसकी हिस्ट्री, फिर अभी तो वो तो फोर्थ की घटना थी, जब मैंने उसको ट्रेस किया, बहुत दिनों बाद मैं उसको पूछा, हमारे दोस्तों को क्या चल रहा है उसके लाइफ में, कैसे चल रहा है, तो वही ट्रेड्स जो है वो आगे दिखे। वो क्या ट्रेड्स है तो आपको पता ही है, चोरी के ट्रेड्स हम बोल सकते हैं। करेक्ट। तो मतलब फोर्थ स्टैंडर्ड में हम ये अंदाजा लगा सकते थे कि वो लड़का चोरी कर सकता है। तो ये क्या था सर जो मैंने ऑब्जर्व किया, क्या ये पर्सनालिटी को कोई बीमारी हुई थी उसके? अब देखो, अब अगेन बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर वो टॉपिक लाऊं, बट चूंकि आपने एग्जाम्पल दिया है तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होंगे सर ऐसे कुछ? यस, काफ़ी हद तक हम देखते हैं। ये अगेन इसमें एक तो रोल आ गया टेम्परामेंट का, कि उस लड़के ने जो आपके मित्र थे, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उनको इनहेरिट भी बोलना एक ठीक शब्द है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि क्लस्टर बी पर्सनालिटी ट्रेट्स, हम आई एम श्योर हम क्लस्टर्स के बारे में बात करेंगे, बट कई ट्रेट्स जो होती हैं पर्सनालिटी की, वो हम इनहेरिट भी करते हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स। एंड उसके अलावा भी हमारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, हम क्या देखते हैं हमारे आसपास, हम उसको कैसे ग्रैस्प कर रहे हैं, वही बात हो गई। बट अगर मैं इसको एक क्लिनिशियन की नज़र से देखूं तो दो बीमारियां होती हैं, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर और कंडक्ट डिसऑर्डर। ओके। और कहीं ना कहीं इन दोनों में से एक हो सकता है, अब अगेन मैंने मरीज नहीं देखा, बट वो बच्चे को कहीं ना कहीं वो दिक्कत रही होंगी। और ऐसा देखा गया है कि ये दोनों डिसऑर्डर्स, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर बोलिए या कंडक्ट डिसऑर्डर बोलिए, आगे चल के क्लस्टर बी पर्सनालिटी ट्रेट्स में इवॉल्व होते ही हैं। और उसमें भी स्पेसिफिकली एक, जैसा आपने पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की बात की, तो उसमें एक एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। तो फिर उसमें इसी तरह के ट्रेट्स जो होना, कि एंटी सोशल एक्टिविटीज करना और उसके लिए कोई गिल्ट ना होना, तो कह सकते हैं कि फिर वो इवॉल्व ही किया कहीं ना कहीं उस तरह की पर्सनालिटी में जो आप अभी देख पा रहे हैं। ओके, तो सर मतलब एक तो चीज ये है कि हमारे पर्सनालिटी को कुछ ना कुछ बीमारियां या कंडीशंस, मुझे एग्जैक्ट वर्ड आप बताइए, या डिसऑर्डर्स ये हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि कई तरह की पर्सनालिटी ट्रेट्स है। शुरू में हमने कुछ 5 डिस्कस की थी, बट उससे ज़्यादा है। आई एम श्योर इस आप जब पर्सनालिटी असेस करते हैं, इन सब ट्रेट्स में अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, उसमें एक एग्जांपल था एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स का, उनमें से एक जो बिग 5 फैक्टर्स थे। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट्स होते हैं। तो पर्सनालिटी ट्रेट्स तो हम सभी में होते हैं। आई एम श्योर मुझ में भी है, आप में भी है, और यहाँ हम जितने भी लोग हमारा पॉडकास्ट देखेंगे, सब में कुछ ना कुछ ट्रेट्स तो हर पर्सनालिटी टाइप की रहेंगी। कमियां बोलेंगे क्या?
कि नहीं है, कमियां नहीं है? मैं उसको कमियों की नजरिए हाँ, से नहीं देखता हूँ, बिकॉज कई ट्रेड्स हमको हमारी लाइफ में हेल्प भी करते हैं। ओके। तो अब ट्रेड्स जैसे को अगर सर और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ट्रेड्स मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, हाँ है ना, ठीक है, कुछ हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ठीक है। अब एक और बहुत कॉमन ट्रेट होता है जो हम हमारी क्लिनिक में देखते हैं कि बहुत ज्यादा पर्टिकुलर, बहुत ज्यादा अटेंशन टू डिटेल्स देते हैं कुछ लोग, है ना। तो अब अगर आप इसको कमियां बोलोगे तो मैं कमियों के नजरिए से देखूं तो हाँ ठीक है, वो उसका हर काम बहुत लेट हो रहा है, बाकी लोग ऑफिस में 5 बजे निकल जाते हैं, ये 8 बजे निकलता है, क्योंकि ये काम इसका स्लो हो जाता है बिकॉज वो एक एक चीज बहुत ज्यादा पर्टिकुलर तरीके से देख रहा है। बट वो उसकी एक स्ट्रेंथ भी हो सकती है क्योंकि वो काम उतनी ही ज्यादा एफिशिएंसी से कर रहा है। बाकियों में अगर एरर रेट 4-5% का है तो यहाँ एरर रेट 1-2% का है, क्योंकि वो उतना ही ज्यादा पर्टिकुलर है। तो अगेन मैं उसको स्ट्रेंथ्स की तरह भी देखूंगा इन ट्रेड्स को भी। गुड सर, हाँ। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेड्स होती हैं ये हमारी पर्सनैलिटी आगे चल के फिर डिफाइन करती है, ठीक है। लेकिन हर पर्सनैलिटी ट्रेड्स वाले इंसान को मैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं बोलूंगा। ओके, तो वही एग्जांपल ले डिसऑर्डर पहले एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जांपल चलेगा, बिल्कुल। पर्सनैलिटी मुझे लगता डिसऑर्डर है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर कॉन्सेप्ट, क्योंकि मतलब एक तो तय है, पर्सनालिटी है, मतलब उसको डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे बिल्कुल। इंसान है तो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हाँ? वैसे पर्सनालिटी है तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, हो सकता है, बराबर? हो सकता है। मतलब पर्सनालिटी सर, फिर ये कौन से डिसऑर्डर्स है सर, क्या इसको कैसे डिफाइन करेंगे सर आप? पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या है और उसके क्या टाइप्स वगैरह कुछ होते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो इन पर्सनालिटी ट्रेट्स के एक्सट्रीम पैटर्न्स होते हैं, ओके। ठीक है। मतलब कोई भी ट्रेट, अभी हमने कुछ ट्रेट्स के बारे में अभी तक हमने पिछले आधे सर, घंटे झूठ में बोलना डिस्कस ये किया। पर्सनालिटी ट्रेट है क्या? झूठ बोलना डायरेक्टली नहीं, हाँ, बट कई तरह से मैनिपुलेटिव होना, हाँ, मैनिपुलेटिव ये पर्सनालिटी ट्रेट होता है। ओके, ओके, हाँ ठीक है। ना? तो पर्सनालिटी, तो ये हाँ, कई बार अगर ये कुछ एक्सट्रीम हद तक है, और इस एक्सट्रीम हद तक है कि ये आपकी डे टू डे लाइफ के साथ इंटरफेयर करने लग गए हैं, ओ, ठीक है। तो पर्सनालिटी तो ऐसा हम समझ गए अभी तक कि वो हमारे कंसिस्टेंट पैटर्न्स ऑफ लाइफ है। तो ऐसा नहीं कि जैसे आपने मैनिपुलेशन की बात की तो एक आधी बार मैंने किसी को मैनिपुलेट कर लिया मतलब मुझे वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, ऐसा नहीं। ये कंसिस्टेंट पैटर्न्स है और फिर ये मेरी डे टू डे लाइफ के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। अगर ये मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं तो फिर वेरी लाइकली कि उस व्यक्ति को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ओके जी, गॉट इट। मतलब जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है उनका जिसको हम बोल सकते हैं कि एक्सट्रीम ज्यादा है किसी व्यक्ति में, वो एक्सट्रीमली उस तरह से बिहेव कर रहा है पर्सनालिटी ट्रेट्स के हिसाब से, करेक्ट, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। वेरी गुड। या आई थिंक आई एम वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट बिकॉज कई बार दर्शक कुछ सुन के ऐसा बोले थे यार मुझे भी ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो मैं एक डिस्क्लेमर अभी दे दूं इसके पहले कि हम आगे बढ़े कि अगर आपको लगता है इसमें से कुछ है तो आप अपने नजदीकी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलिए, उनसे डिस्कस करिए बिफोर कमिंग टू एनी कंक्लूजन्स। ओके गॉट इट सर। तो सर अभी हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे, उसके क्लस्टर्स टाइप्स क्या होते हैं? करेक्ट। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन एक किताब बोलिए या एक DSM नाम की एक हमारी एक तरह से टेक्स्ट बुक होती है जिससे हम समझते हैं कि बीमारियों को डायग्नोज कैसे किया जाए, ठीक है। तो उसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का एक अलग सबसेक्शन ही है। और ऐसा देखा गया कि अब उन्होंने 10 तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है। 10 तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। उन्होंने ऐसा देखा कि इन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में भी कुछ ग्रुपिंग्स हो सकती हैं, और इन ग्रुपिंग्स को उन्होंने क्लस्टर्स का नाम दे दिया, ठीक है। कि फलाना A और B 2 पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है और वो A और B में काफी समानताएं हैं, इतनी समानताएं कि जिसको A वाला पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसमें B के भी थोड़े से ट्रेट्स हैं, तो उन दोनों को साथ में रख लिया। तो ऐसा इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि 3 ग्रुपिंग्स बन सकती हैं और उसको उन्होंने क्लस्टर्स का नाम दे दिया। 3 क्लस्टर्स हो गए, क्लस्टर A, क्लस्टर B, क्लस्टर C, ठीक है। इसी के तहत अगर आप कहें तो हम फिर एक एक करके एक क्लस्टर को एक्सप्लोर मतलब हाँ वो थोड़ा अगर एलोबरेट करेंगे तो पता चलेगा कि पर्सनालिटी को किस तरह, मतलब ये जो क्लस्टर्स में जो टाइप्स है वो डिसऑर्डर्स है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अभी हम कोई मैं मरीज देख रहा हूँ तो उसको क्लस्टर ए पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स हैं, वो एज अ क्लिनिशियन मेरे लिए कुछ काम आ जाएगा मेरा ट्रीटमेंट प्लान करने में। वो ट्रेट्स तो हो सकते हैं या कुछ नॉर्मल से ज्यादा भी ट्रेट्स हैं, बट डिसऑर्डर अगर है तो फिर हमको जैसे मैंने पहले कहा वो कुछ क्राइटेरिया हमको वो सेटिस्फाई करने पड़ेंगे कि उनकी डे टू डे लाइफ के साथ इंटरफेयर कर रहा है, वो कंसिस्टेंटली उनकी लाइफ में है और वो हर सिचुएशन में उनके साथ रह रहा है। ओके, तो अगर रहेगा तो फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी रहेंगे। परफेक्ट।
तो सर हाँ, क्लस्टर्स को हम डिफाइन करेंगे। क्लस्टर ए जो है, आप अगर आसान भाषा में समझना चाहें तो बहुत ही ऑड और बहुत ही, हम उसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेंट्रिक तरह के लोग होते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। हाँ। इनफैक्ट मैं हर एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में जब बात करेंगे तो मैं उसके हिसाब से एक एग्जांपल दूंगा, ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाए कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूं। ठीक है, हाँ। क्लस्टर ए पर्सनालिटी जो अलग अलग तीन तरह के डिसऑर्डर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, उसमें से एक है स्किज़ोटिपल डिसऑर्डर। स्किज़ोटिपल, ओके, हाँ। स्किज़ोटिपल डिसऑर्डर आप ये समझ लीजिए कि कुछ लोग जो होते हैं जो बहुत ज्यादा विचित्र होते हैं, जो मतलब पूरी दुनिया मतलब पता नहीं होती पूरी, सब अच्छे हैं, हम तो अच्छी है। मतलब आपको उनसे देखकर ही ऐसा वो फील आएगा, वाइब आएगा, यार ये कुछ अलग बातें कर रहा है। बहुत ज्यादा सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में बातें करेंगे, उनको तरह तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे, यार मुझे अभी किसी की आवाज सुनाई दी, नॉट टू द लेवल जो हम स्किज़ोफ्रेनिया में देखते हैं, वो बहुत अलग चीज हो जाती है। बट ऐसे कुछ तरह की आवाजें सुनना, कुछ तरह की रैंडम चीजें दिखना, और कहीं ना कहीं उनकी वो रहते उस प्रेजेंट मोमेंट में ही है, मतलब उनका टच विद रियलिटी उतना नहीं जाता है, बट ये कुछ तरह से ऑड तरीके से ड्रेस करना, ऑड तरह की बातें करना, ये चीजें अगर आप किसी में दिखते हैं तो हो सकता है उनको स्किज़ोटिपल डिसऑर्डर या स्किज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो। ठीक है, ठीक है। ये हो गया एक टाइप। दूसरा टाइप इसी के लाइंस पर है स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। स्किज़ॉइड में क्या होता है, इसको मैं अपने दिनों में जब मैं एमबीबीएस कर रहा था इसको याद रखता था, स्किज़ॉइड मतलब कोई वॉइड है, मतलब आपकी जिंदगी में कुछ खालीपन है। तो ऐसा समझ लो कि एक व्यक्ति है जो एक ही जगह बैठना चाह रहा है, जो किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, उसको किसी के फीडबैक से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं काम कर रहा हूँ एक ऑफिस में, तो मुझे कोई डांट दे, मुझे कोई क्रिटिसिज्म कर ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, या मुझे कोई अप्रिशिएट कर ले, मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ। स्किज़ॉइड पर्सनालिटी ये तो डिसऑर्डर। अच्छा पर्सन डिसऑर्डर है। डांटने से फर्क अगर मतलब पड़ता नहीं, लेकिन वो अगर अच्छा काम करे तो कौन डांटेगा। अच्छा, बट एनीवे मतलब अगर आप देखोगे तो उनकी सोशल लाइफ फिर बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाती है, बिकॉज उनको सोसाइटी के, अब तो मैंने ये तो एक एग्जांपल दे दिया, लेकिन अगर उसके घर में अगर उसकी वाइफ है और वो उसके इमोशंस को भी अकोमोडेट नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनल लाइफ भी अफेक्ट होगी। बराबर सो इट इज नॉट वेरी गुड टू हैव स्किज़ॉइड पर्सनालिटी। ओके। और फाइनली इसमें तीसरा, जो हमने स्किज़ोटिपल के बारे में बात की, स्किज़ॉइड के बारे में बात की, तीसरा होता है पैरानॉइड पर्सनालिटी। पैरानॉइड, ओके। पैरानॉइड जैसे आप नाम में ही छुपा हुआ है कि बहुत ज्यादा शकी मिजाज के कुछ लोग होते हैं। हाँ। मतलब हाल ही में एक पेशेंट देखा था ओपीडी में, वो हर चीज में ना उसको बहुत शक की नजर से देखता था। ऑफिस में अगर 10 लोग हैं तो वो लोग सब मेरे बारे में ही कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। टच विद रियलिटी उसका पूरा है। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ कि वो उसको स्किज़ोफ्रेनिया नहीं था, बट कहीं ना कहीं वो उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स इस तरह की थी कि वो उसको अगर किसी उसके सुपीरियर ने कुछ ईमेल कर लिया तो वो उसमें भी कोई एक पॉइंट निकाल के कुछ इंसल्ट ढूंढ लेगा कि यार उसने ऐसा लिखा, उसका मतलब ये तो नहीं है कि कहीं वो मुझे टारगेट तो नहीं कर रहा है। फैमिली वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐसे लोग रहते हैं। पता नहीं हास्यास्पद मतलब एक तरह से ठीक है। लेकिन ये बराबर आपने बोला कि ऐसे कुछ लोग देखे हैं जिनको ऐसा लगता है हमेशा कि सारी दुनिया, मतलब जो भी उनकी सर्कल होगा, सब उनके बारे में क्रिटिकल ही है, उनको क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं। करेक्ट। और ये बेसिकली ना ऑफिसेस में मैंने ज्यादा देखा है, या फिर फैमिलीज में भी कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे, मतलब मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगा सर। अभी आप बताइए कि ये इसका होता है क्या जी। मेरे एक दोस्त थे, उनका घर का कुछ वाद विवाद चल रहा था, तो उनको ऐसा लगता था कि उनको उनके प्रॉपर्टी से बेदखल करने वाले, तो वो हर वक्त बेसिकली लॉ के हिसाब से कोई कर ही नहीं सकता था, ठीक है। लेकिन वो जहाँ पे मीटिंग हो रही है वहां पे मोबाइल का रिकॉर्डिंग रख दिया और वहां से कुछ निकाल रहे कि अरे ये मेरे बारे में ये बोला गया, मेरे बारे में वो बोला गया, ये ऐसे बोलते हैं, या फिर वो स्पाई कर रहे हैं कि मेरे बारे में क्या चल रहा है। तो क्या ये इस तरह से भी हो सकता है? मतलब फिर इस सिचुएशन में मैं देखना चाहूंगा कि उनका जो सस्पिशियसनेस है वो सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में है या बाकी लाइफ के कॉन्टेक्स्ट भी अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जिस आदमी की हम बात कर रहे थे पहले, वो अपने घर पर भी अपने मेड्स पर बहुत ज्यादा नजर रखता था कि कहीं वो कुछ चुरा के तो नहीं ले जाएंगी। तो जैसा आपका जिसको आप जानते हैं, जिसके बारे में आपने जिक्र किया, तो उनकी
सिर्फ प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में अगर उनको वो सस्पिशियसनेस है ओके तो मतलब जरूरी नहीं है, हो सकता है, यू नेवर नो, मतलब हाँ। आपको अपनी दोनों आंखें खुली रखनी है, हो सकता है उनको सही में बेदखल करने का कुछ प्लानिंग चल रहा हो। उसको एक साइकाइट्रिक बीमारी का नाम दे देना हर बार एडवाइसेबल नहीं है। बराबर, तो इस हाँ। व्यक्ति की मैं बाकी लाइफ के स्फीयर्स देखूंगा ओके कि कहीं उसमें भी वो पैरानोइया हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर वो सस्पिशियसनेस दिख रहा है फिर लाइकली है कि उसको पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। ओके राइट। ठीक है सर। अभी ये मतलब हम क्लस्टर एक के 3 पॉइंट्स के बारे में हमने जाना, जी, ठीक है जी। सर। वेरी क्विक, क्यों होता है सर अगर क्लस्टर एक का अगर बात करें तो? मतलब मेरे हिसाब से तो ये चाइल्डहुड से ही हर पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये मैं अक्रॉस पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कह सकता हूँ कि चाइल्डहुड से ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 19 साल की उम्र में सडनली अचानक से किसी शक को करना। स्किज़ॉइड या पैरानॉइड पर्सनालिटी ट्रेट्स आना शुरू हाँ। हो गए। ये कहीं ना कहीं बचपन से ही दिखना शुरू हो जाएगा कि वो अपने आसपास के लोगों पर देखता है कि कहीं इसने मेरा पेंसिल तो नहीं चुराया है। तो वो कहीं ना कहीं जो शक है वो पहले भी उसको दिखेगा चाइल्डहुड से ही। और ये जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, हमारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस में इसका काफी रोल होता है। तो कहीं अगर कोई देख रहा है कि बचपन से ही जो मेरे आसपास चीजें हो रही हैं वो ठीक नहीं हो रही हैं, मुझे जरूरत है इसके बारे में एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की, ज्यादा सोचने की, तो वो माइंड एक तरह से ये पैटर्न्स सीख लेता है। ये बायोलॉजिकल नहीं है ना सर, कि बायोलॉजिकल भी होता है? इसके बायोलॉजिकल कोरिलेट्स भी देखे गए हैं। ओके यस मतलब मेरे पास ऐसे कोई रोबस्ट, आपके पास ऐसा दिखाने के लिए एविडेंस नहीं है कि मैं 2 पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स को आप मेरे को एमआरआई ब्रेन करवा लो तो उनके ब्रेन में ये चेंजेस दिख जाएंगे, ऐसा नहीं। बट कुछ पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स हैं, स्पेशली क्लस्टर बी जिसके बारे में हम कुछ देर में बात करेंगे, उसमें बहुत ज्यादा स्टडीज हुई हैं जहां देखा गया है कि कुछ ट्रेट्स होती हैं, जैसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो होता है, जिसको हम साइकोपैथ्स कहते हैं कुछ लोग, तो उनके ब्रेन्स को जब स्टडी किया गया तो फिर देखा गया कि कुछ चेंजेस हैं जो इनके ब्रेन्स में यूनिक है। तो सर अभी हम क्लस्टर मतलब क्लस्टर ए जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है वो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अर्ली डेज में भी हम छोटे रहते हैं तब भी हमको उसका इनिशिएशन हो सकता है हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स और कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स के ट्रिगर के साथ। बिल्कुल बराबर, बिल्कुल हो तो सर हम और ये सारे पर्सनालिटी क्लस्टर्स को लागू होता है मोर और लेस। ग्रेट। तो सर अभी हम क्लस्टर बी के बारे में बात करेंगे सर। क्लस्टर बी में आई गेस कितने क्लस्टर बी में चार तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। ओके उसमें जो हम हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफ़ी कॉमनली देखते हैं और मुझे लगता है कि उसके बारे में सोशल मीडिया पर भी काफ़ी अवेयरनेस है, जो एक अच्छी चीज़ है, वो है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ऐसा होता है कि हाल ही के अपने एक मरीज की बात बताऊंगा। 22-23 साल की लड़की थी और उसको हमेशा मन में खालीपन महसूस होता था। हमारी किताबों में उसको क्रॉनिक फीलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस डिफाइन किया गया है। तो खालीपन महसूस होता है। और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो इसके मरीज होते हैं वो पूरी दुनिया को ब्लैक एंड वाइट लेंस से देखते हैं। उनको लगता है या तो ये मेरे साथ है या तो ये मेरे खिलाफ है, बीच का कुछ नहीं। अरे वाह। या तो ये बहुत अच्छा है या तो ये बहुत खराब है, बीच का कुछ नहीं। वो ब्लैक एंड वाइट नजरिए से देखने की वजह से उनकी जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। मतलब हम काफी कॉमनली देखते हैं कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो मरीज होते हैं वो बहुत ज्यादा इम्पल्सिव भी होते हैं। इम्पल्सिव होने की वजह से वो बिना ज्यादा सोचे समझे कुछ डिसीजंस ले लेते हैं। तो फिर इस वजह से उनके फ्रीक्वेंट ब्रेकअप्स हो जाते हैं, क्योंकि जब उन्होंने एट द फर्स्ट प्लेस किसी को अपना पार्टनर चूज किया तो ज्यादा सोच समझा नहीं, बाद में उनको रियलाइज हुआ नहीं यार ये तो गलत हो गया, फिर ब्रेकअप का डिसीजन बहुत इम्पल्सिवली ले लिया। तो इम्पल्सिविटी इज अनदर कॉमन सिम्टम। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा होते हैं ओके बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। मतलब बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होना, इतने ज्यादा कि एक मोमेंट पे वो बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं कुछ चीज को लेकर, अगले मोमेंट कुछ उनके ट्रिगर होते हैं और फिर वो मूड डाउन हो जाएगा, रोना शुरू हो जाएंगे। वो कोई इमेजिन नहीं करेगा कि कुछ देर पहले यही लड़की थी जो बहुत ज्यादा हंस रही थी। सो इस तरह के एक्सट्रीम मूड स्विंग्स भी काफी देखे गए हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। तो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर बहुत ज्यादा कॉमन है हमारे क्लिनिकल सेटिंग्स में। इसके साथ ही एक जो दूसरा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है क्लस्टर बी में,
उसको अगेन ये भी सोशल मीडिया पर बहुत प्रचलन है इस चीज का, एग्जैक्टली, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अगेन उसके नाम में ही काफी कुछ छुपा हुआ है, नार्सिसिज्म लोग रिलेट कर पाएंगे कि अपने आप को सबसे ऊपर रखना, आसान भाषा में। अब आप एक बात समझिए अमर जी कि इस चीज में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो मरीज का जो भले ही वो ऊपर से सतही तौर पर दिखा रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, वो अपने आप, वो एक बहुत अच्छा टर्म साइकियाट्री टेक्स्ट बुक्स में होता है, ग्रैंडियोसिटी। वो खुद को बहुत बड़ा समझते हैं, उनको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमती है, बट अंदर से उनका जो मन होता है वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होता है। उस फ्रेजिलिटी को ओवरकम करने के लिए वो एक तरह से ये मुखौटा ओवर द टाइम, ओवर द इयर्स बन जाता है, जिसको लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का नाम देते हैं। बट वो जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था, चाइल्डहुड के काफी एक्सपीरियंसेस का इसमें रोल होता है, और फिर वो एक मुखौटे की वजह से लोगों को लगता है यार ये तो अपने बारे में ही सोच रहा है। और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में एक और बहुत जिस हमने एम्पैथी की बात की थी शुरू में, तो एम्पैथी की कमी देखी गई है कि वो बाकियों के इमोशंस के बारे में नहीं सोचेंगे। एक मेरी मरीज है, वो इनफैक्ट वो तो अपने बारे में, बट अपने हस्बैंड के बारे में बता रही थी। अगेन आई हैव नॉट सीन द हस्बैंड, तो मुझे नहीं पता उसको नार्सिसिस्टिक पीडी है या नहीं, बट ट्रेट्स डेफिनेटली। तो एक ट्रेट उसमें से ये था कि वो बता रही थी कि एक बार उसका किचन में हाथ कट गया था, तो वो उसके पास वो हस्बैंड ऑफिस से लौटता है और वो अपने अपने ऑफिस में कुछ बहुत अच्छी चीज हुई, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रहा था। उसने उसकी बात को काट कर बोला, देखो आज मेरे हाथ में ये कट गया, खून आया, तो वो छोड़ो ना, तुमको पता है मेरे को उसने ये क्रेडिट दिया, मुझे ये रेज मिला है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आसपास ही वो एम्पैथी को बाजू में रखकर वो अपने ही आसपास सब कॉन्वर्जेशन सेंटर्ड रहे, ऐसा उनका प्रयास रहता है। तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज अनदर कॉमन पर्सनालिटी डिसऑर्डर फ्रॉम क्लस्टर बी। सर एक अटेंशन, मतलब मैं कॉलेजेस में बेसिकली शायद लड़कियों में होता होगा, कुछ लड़कों में भी होता है कि अटेंशन गेन करने की एक टेंडेंसी होती है। अभी आप जो बता रहे थे ना कि वो सेल्फ सेंट्रिक के सच खुद के आसपास घूमने वाला पर्सनालिटी एक है, शायद नार्सिसिस्ट के बारे में पता है, तो उसमें अटेंशन का भी एक रोल होता है कि सर कि अटेंशन चाहिए मुझे। अटेंशन चाहिए, बिल्कुल, नार्सिसिस्ट को अटेंशन चाहिए, लेकिन अटेंशन सीकिंग से मुझे एक और ज्यादा कॉमनली एसोसिएटेड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जो मैं इनफैक्ट अगला मेंशन ही करने वाला था। हाँ। वो है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो होता है उसमें जैसा आपने कहा कि ऐसा बिहेव करना कि अटेंशन, जैसे अगर 10 लोगों की गैदरिंग है तो वो 10 के 10 लोगों का अटेंशन मेरे ऊपर सेंटर्ड रहे। तो वहां पर मैं इस तरह से बात करूं, इस तरह से बिहेव करूं, इस तरह से ड्रेस करूं, इस तरह से अपनी चर्चाएं करूं ताकि सबका अटेंशन मेरे ऊपर ही बना रहे। और वो जानबूझ के करना। हाँ, कुछ लोग होते हैं अपने आप आते हैं, अपने आप वो 10 लोग, अब उसके पास अटेंशन उनका गेन हो ही जाता है। करेक्ट। अब उनका पर्सनालिटी टाइप ही ऐसा है अमर जी। तो अगेन अब अगर आप इसमें जानबूझ वाला एलिमेंट ला लेंगे तो फिर मुझे वापस फ्रॉइड साहब के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि काफी चीजें जो होती है वो अनकॉन्शियस लेवल पर हो रही हैं। तो यू नेवर नो, जिसको आज बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए, कहीं ना कहीं उसको चाइल्डहुड में शायद अटेंशन उतना नहीं मिला, तो वो सीख करने के लिए आगे चल के उसका पर्सनैलिटी ऐसा शेप हो जाता है कि ही इज सीकिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन। सो वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस लेवल पर भी ऑपरेट करता है। तो हमने 3 पर्सनालिटी, हिस्ट्रियोनिक, क्लस्टर बी के हमने 3 पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में बात की, बॉर्डरलाइन, नार्सिसिस्टिक, हिस्ट्रियोनिक, और एक चौथा जिसके बारे में भी अगेन हम कुछ देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। में कुछ रहा कि अटेंशन से रिलेटेड है सर। या एग्जैक्टली, मोर और लेस उसी के आसान भाषा में। अब ऑफ कोर्स अगर डायग्नोसिस करना है तो आई विल सजेस्ट यू सी अ साइकियाट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट, बट हाँ, मोर और लेस अगर आसान भाषा में समझना है तो अटेंशन से संबंधित है। ओके, हाँ। और फाइनली जो चौथा डिसऑर्डर है क्लस्टर बी में वो है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ओह हाँ, जो अभी आपने कुछ समय पहले बताया, कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया कि और मैंने अपनी प्रैक्टिस में काफी देखा है ये कि ओडीडी, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, ये जिन लोगों को ऐसे ट्रेट्स होते हैं कि रूल्स के बारे में केयर नहीं करते, माँ बाप की नहीं सुनते, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, गैंग एक्टिविटीज करते हैं, के बारे में बोल रहे सर। आई वुड लाइक टू बिलीव पूरी जेन ज़ी अभी भी ओडीडी नहीं है। आई मीन जस्ट जोक। हाँ, माँ बाप का नहीं सुनते। यस, वो कहीं ना कहीं
सोसाइटी के नॉर्म्स से अलाइन नहीं करते, गैंग एक्टिविटीज करने लगते हैं। मैंने काफी मरीज देखे हैं, सब्सटेंस यूज बहुत ज्यादा जल्दी उनका शुरू हो जाता है, एसेंशियली हर तरह के एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं। वो आगे जाके फिर इस तरह की पर्सनैलिटी उनकी डेवलप हो जाती है। तो काफ़ी लोग जो आप देखते हैं कि रेकरेंट क्रिमिनल्स होते हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया साइकोपैथ्स, कुछ लिटरेचर में इनको कहा गया है कि बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पाए जाते हैं। और इसी तरह के काफ़ी फिर इमोशनल ट्रेड्स भी कहीं ना कहीं रहते ही हैं, थोड़े थोड़े ट्रेड्स बॉर्डर लाइन और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के भी काफ़ी ट्रेड्स मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि एएसपीडी में काफ़ी पाए जाते हैं। सो अगेन दिस इज समथिंग दैट इज वेरी कॉमनली सीन। ओह या सर, अभी एक थर्ड की तरफ आने से पहले सर, इनके प्रिविलेंसेस कुछ आपको आइडिया है सर कि क्या प्रिविलेंसेस होते हैं, कितनी सोसाइटी में? ट्रेड्स तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सभी में होते होंगे कुछ, अब मतलब मोर और लेस। या लेकिन जो जिसको हम कहेंगे कि डिसऑर्डर है, इस ये क्या प्रिविलेंस होता होगा सोसाइटी में? देखो, प्रेवलेंस जो है, मैं एडमिट कर रहा हूँ कि व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च मुझे इंडियन स्टडीज इतनी रोबस्ट नहीं मिली कि लार्ज इंडियन स्टडीज हुई हैं। ये मोर ऑफ स्टडीज डन टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इंडियन सेटिंग्स पर भी लागू होगा कि बहुत रिसेंट एक स्टडी है ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकेट्री में जो पब्लिश हुई थी, उसने पाया गया कि पूरी दुनिया भर में 8% लोगों को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। ओके, अप्रोक्सीमेटली 8। तो 100 में से ट्रेट्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, बट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स 8%, और मेरे हिसाब से ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। अब इसमें काफ़ी लोग तो साइकाइट्रिस्ट के क्लिनिक पहुंचेंगे ही नहीं, मतलब उन्हें पता भी नहीं होगा, बिकॉज लोग एक पॉइंट के बाद स्पेशली इंडियन सेटिंग में तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है यार, हमारे पिताजी तो ऐसे ही हैं, चलने दो। ठीक है यार, हमारी मम्मी तो थोड़ा बहुत करती है, चलने दो। तो वो चलने दो वाला जो एटीट्यूड है, इसकी वजह से काफ़ी लोग तो क्लिनिक तक पहुंचते ही नहीं है, बट 8% इज अ सिग्निफिकेंट नंबर। एग्जैक्टली। तो सर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के कुछ ट्रेट्स किसी में होते हैं, वो शायद नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर उसको ना हो, लेकिन उस एक ट्रेट्स के कारण भी उसको इम्पैक्ट करता होगा सर, उसके बिल्कुल बिल्कुल लाइफ में बिल्कुल इम्पैक्ट करता होगा। हाँ, उस एक्सटेंट तक नहीं करता होगा जिस एक्सटेंट तक एक डिसऑर्डर वाले एक डिसऑर्डर करेगा, लेकिन कुछ हद तक तो बिल्कुल उनकी लाइफ के काम का पैटर्न जो है वो भी काफी हद तक अफेक्ट होता है। मतलब सर, ओवरऑल हम अगर ऐसा देखेंगे, 8% तो डिसऑर्डर के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन कुछ ट्रेट्स, मतलब फॉर एग्जांपल पैरानॉइड का एक हाथ ट्रेट है, मतलब बहुत सारे होने चाहिए, जैसे आपने कहा कि एक हाथ है कि थोड़ा शक, एक एक्सपेक्ट में शक कर रहा है, वो भी तो उसके लाइफ पे इम्पैक्ट करता होगा। तो इस तरह के ट्रेट्स तो ऑलमोस्ट 100% लोगों में हो गए। बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, मतलब सभी में कुछ ना कुछ होगा। जैसे मैं आपको शुरू में आपको याद होगा, मैंने एक जिक्र किया था एक स्पेक्ट्रम का। तो मान के चलो, नो पैरानोइया मतलब कोई शक नहीं है वर्सेस बहुत ज्यादा शक है। इस स्पेक्ट्रम पे वो आदमी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, या एकदम एक्सट्रीम पर भी हो सकता है। तो ट्रेट्स तो हो ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम थर्ड, आई गेस, क्लस्टर सी हम प्रेवलेंस की बात कर रहे थे। तो आपको जानकर ये शायद दर्शकों को भी इंटरेस्टिंग लगे कि इन 8% में जो सबसे ज्यादा कॉमन क्लस्टर होता है पर्सनालिटी का, वो क्लस्टर सी होता है, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो क्लस्टर सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स काफी कॉमन है हमारी क्लिनिक में। अगेन हम काफी देखते हैं क्लस्टर सी पर्सनालिटी ट्रेट्स वाले लोग। उसमें एक काफी कॉमन जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसके बारे में मैंने शुरू में थोड़ा सा टच भी किया था, वो है अनैनकास्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, या आसान भाषा में ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अच्छा, ये ओसीडी से अलग है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से अलग है, ये ओसीपीडी है। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो रूल्स को लेकर बहुत ज्यादा रिजिड होता है। तो मेरे एमडी डेज के दौरान मुझे एक मेरी पेशेंट याद है जिसके साथ मैंने थेरेपी की थी। तो रूल्स को लेकर इतनी ज़्यादा रिजिड थी कि उसको अपने फैमिली को भी वो रूल्स बनवाने होते थे। तो मतलब समझ लीजिए कि कुछ रूल्स होते हैं जो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वो एक बहुत छोटे शहर से आती थी, हालांकि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम छोटे शहरों में रूल्स उतने फॉलो नहीं करते हैं, हेलमेट और सीट बेल्ट वाले स्पेशली। बट उसका ऐसा नियम था कि अगर उसके फादर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो वो उनकी गाड़ी में नहीं बैठेगी। तो इस तरह की वो रूल्स टू द बुक जो फॉलो करते हैं,
मतलब अगर कोई जैसे अब आमतौर पर मतलब एक एग्जांपल के तौर पे पता है कि कोई क्लीनलीनेस का एक रूल बना लिया घर में, हाँ तो बस उस रूल को फॉलो करना है, मतलब करना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अगेन ओसीडी या फिर ये सामान मुझे यहाँ पे चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब मैं कोरिलेट करने का प्रयास आप कर रहा हूँ। कोरिलेट कर रहे हैं और बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिकॉज यही कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अब कई बार ये ओसीडी का भी सिम्टम हो सकता है। अगेन इसके लिए मुझे लगता है कि आपको एक साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, बट जैसा आपने कहा, नीड फॉर परफेक्शन, नीड फॉर क्लेनलीनेस, नीड फॉर थिंग्स बीइंग इन ऑर्डर, एक तरह से ही होने चाहिए, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। इसमें मराठी में कहावत है, मेरी मुर्गी की एक ही टांग। अच्छा मतलब मैं जो बोलूंगा वैसा ही, ऐसा भी होता है इसमें। अब देखो, इसको तो मैं थोड़ा थोड़ा क्लस्टर बी से भी रिलेट करूंगा हाँ कि नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं हाँ वो चाहेंगे कि आप पूरी दुनिया को मेरी नजरिए से ही देखो, तो फिर अगर आप उसको थोड़ा रीलुक करो। अब ऑनेस्टली ये मुहावरा मैंने पहली बार सुना है। हाँ हाँ, थोड़ा मराठी हिंदी मिक्स है ये, ग्रामीण एरिया में बहुत पॉपुलर है। ओके ओके, तो आप देखो, अगर अभी आप नार्सिसिस्ट आई एम श्योर समझ गए हो, तो आप वो एंगल से भी इसको देख सकते हो, है कि हाँ नहीं? बराबर बराबर। यस। ठीक, तो सर क्लस्टर सी का जो पहला बता रहे थे, थोड़ा और फिर हम उसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर या एनकैस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। दूसरा जो एक और कॉमन पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो हम देखते हैं वो है एंग्शियस अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो अब इसके नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सिचुएशन में घबरा जाते हैं। एंड अवॉइडेंट, वो सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं। ओह, उनको ऐसा लगता है कि हम सोशल सिचुएशंस में जाएंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो चलो जाने दो, अवॉइड ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एंजाइटी जो है वो उनको सोशल सिचुएशंस में जाने से रोकती है। ये एंटी सोशल की तरफ भी इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं क्या? एंटी सोशल जाते हैं ऐसे लोगों में? मैं तो वो दोनों तो इनफैक्ट पोलर ऑपोजिट्स हैं इन मेनी वेज। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स तो बहुत ज़्यादा वो रहेंगे, आउटगोइंग रहेंगे, आउटगोइंग रहेंगे, वो तो पार्टी में चले जाएंगे, वहाँ हंगामा कर लेंगे शायद। बट यस, फॉर समवन विद एंग्शियस अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वो अवॉइड करेंगे इन सिचुएशंस में जाना। देन फाइनली हमने बात की ओसीपीडी के बारे में, एंग्शियस अवॉइडेंट। और एक लास्ट जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जो डीएसएम डिफाइन करता है वो है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में अगेन जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, कुछ लोग रहते हैं वो अपने डे टू डे लाइफ में डिसीजंस के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। मैं ये साड़ी लूँ कि ये साड़ी लूँ, मैं अपने हस्बैंड से पूछ लेती हूँ। मैं अपने बच्चे को ये स्कूल में डालूं कि ये स्कूल में डालूं, चल किसी से पूछ लेती हूँ। तो वो जो डिपेंडेंस होता है वो उनकी, अगेन अगर मैंने किसी को पूछ लिया कि मुझे ये कमीज अच्छी लग रही है, ये कमीज अच्छी लग रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है मुझे डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। हो सकता है मेरा फैशन सेंस ही खराब है जो सही में है। बट ये लाइफ के हर स्फीयर में अगर रिफ्लेक्ट होने लग जाए, मैं डिसीजंस लेने से कतरा रहा हूँ, तो फिर वो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो गए जो कॉमनली डिस्क्राइब्ड हैं डीएसएम में। 3 क्लस्टर ए के, 4 क्लस्टर बी के एंड 3 क्लस्टर सी के। सर तो अभी हमने ओवरऑल क्लस्टर्स के बारे में जाना, पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में भी हमने जाना, ठीक है सर। मेरा एक सवाल है सर कि जिनको पर्सनालिटी के ट्रेट्स है कुछ, ठीक है, जो स्पेसिफिकली इन 3 क्लस्टर्स में के कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, क्या उनको साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होने की संभावना कितनी होती है? फॉर एग्जांपल नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी, मेरे पे ध्यान नहीं दिया है, मैं गुस्सा हो रहा हूँ सपोज, तो उससे मुझे डिप्रेशन हो सकता है क्या? या फिर ये जो आपने एंग्शियस वाला जो थर्ड पार्ट बताया, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी, हाँ, तो उससे मुझे एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं क्या? मतलब एक आध बार एंजाइटी लगना तो ठीक है, लेकिन जो डिसऑर्डर है एंजाइटी या फिर और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें स्पेशली डिप्रेशन एंजाइटी जो मेनली पाए जाते हैं, कितना संभावना है सर? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है आपने। एंड मैं इसको ऐसा आंसर दूं कि एक क्लिनिकल स्टैंड पॉइंट से और एक रिसर्च स्टैंड पॉइंट से, दोनों तरीकों से ऐसा इस्टेब्लिश हुआ है कि जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जिनको है उनमें बाकी मेंटल हेल्थ इश्यूज होने की संभावना ज़्यादा है।
फिर चाहे आप डिप्रेशन बोलिए या एंजाइटी डिसऑर्डर्स बोलिए, जो कॉमन हमारी ओपीडीज में हम देखते हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो आए तो डिप्रेशन के लिए थे या आए एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए थे, बट जब हम पर्सनैलिटी इवेलुएट करते हैं तो दिखता है कि नहीं यार, इसको थोड़े क्लस्टर भी पर्सनैलिटी ट्रेड्स भी हैं, थोड़े बॉर्डर लाइन ट्रेड्स दिख रहे हैं। तो फिर कहीं ना कहीं सरफेस पे जो हमको दिखता है एक साइकाइट्रिक डिसऑर्डर, बट कहीं ना कहीं अंडरलाइंग पर्सनैलिटी ट्रेड्स भी होती हैं जो ऐसा चांसेस उनमें ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन, ऐसा रिसर्च भी बताती है। और हालांकि आपने जिक्र नहीं किया, बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो एक साइकाइट्रिस्ट की ओपीडी में हम देखते हैं वो है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, अल्कोहल डिपेंडेंस। वो भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का एक पार्ट है? इट इज़ नॉट अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बट मैं आपको मेरे एमडी रेजिडेंसी डेज पर वापस ले जाता हूँ। वहाँ एक बहुत ही सीनियर टीचर हैं, प्रोफेसर विवेक बेनेगल, एडिक्शन मेडिसिन में वो इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग पर्सन्स हैं। तो जल्दी हमारे आपके पॉडकास्ट में वो आएंगे ही। Yes, हाँ। एपिसोड शूट हो गया है, आते ही हैं बस। Great. Yes, हाँ। तो उनके साथ डिस्कशन हो रहा था, मुझे याद है अभी भी तब, कि अच्छा, हम जब साइकाइट्री में कोई भी केस फॉर्मुलेट करते हैं तो उसमें पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो मैं उसी तरह से एक अल्कोहल डिपेंडेंस का मरीज सर के सामने एक हिस्ट्री प्रेजेंट कर रहा था, और मैंने कहा हम जब पर्सनालिटी डिफाइन करते हैं, जब हमें कोई पर्सनालिटी के इश्यूज नहीं दिखते हैं तो वो हम बोल देते हैं प्री मॉर्बिडली द पर्सन वाज वेल एडजस्टेड, ठीक है। ओके। प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी वेल एडजस्टेड, नहीं उसको क्लस्टर A B C ट्रेड्स हैं। तो सर ने मुझे तब बोला कि तुम्हारी हिस्ट्री टेकिंग में कोई गलती है। अगर किसी को किसी तरह का कोई डिपेंडेंस है तो हाईली लाइकली, सुपर लाइकली कि उसको कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स तो रहे ही होंगे। और अगर मैं एडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इसको एक अलग लेंस से देखा जाता है, मतलब नॉट रियली क्लस्टर्स A B C, बट एक होते हैं कुछ एक्सटर्नलाइजिंग ट्रेट्स और कुछ होते हैं इंटरनलाइजिंग ट्रेट्स। आई एम सॉरी अगर मैं आपको बहुत कंफ्यूज कर रहा हूँ, बट ये भी एक नजरिया है पर्सनालिटी को देखने का। तो एक्सटर्नलाइजिंग जो ट्रेट्स होते हैं उसमें लोगों को बहुत ज्यादा नॉवेल्टी सीकिंग वाले बिहेवियर्स होते हैं, मतलब जो हमने क्लस्टर्स की बात की, आप समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं क्लस्टर B में कुछ हद तक फिट होते हैं। नॉवेल्टी, नई 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 चीजें ट्राई करना है, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होते हैं कि चल मन में आया सिगरेट ट्राई करना और फट से ट्राई कर ली, ज्यादा सोचा नहीं उसके बारे में और ऐसे लग फिर आदत ही लग गई। तो एक्सटर्नलाइजिंग ट्रेट्स होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो इंटरनलाइजिंग ट्रेट्स होते हैं। अगर फिर वापस क्लस्टर्स पर जाऊं तो ये इंटरनलाइजिंग ट्रेट्स वाले लोग क्लस्टर C पर्सनैलिटी से आप रिलेट कर सकते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा एंग्शियस होते हैं और फिर अपनी एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए ये लोग सब्सटेंसेस लेना शुरू कर लेते हैं। तो फिर स्मोकिंग हो सकता है, ड्रिंक हो सकता है, कुछ या भी हो सकता और भी ड्रग्स हो सकते हैं। एंड फिर इन लोगों में भी जिनमें ये पर्सनैलिटी इश्यूज हैं, एडिक्शन होना बहुत कॉमन है। मतलब आप ये समझ लो कि लाखों लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं इंडिया में ही, बट उसमें से कुछ ही लोग हैं जिनको अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम, मतलब वो बीमारी है अल्कोहल डिपेंडेंस की। और उन लोगों में प्रोफेसर बेनेगल के हिसाब से और अब मेरे एक्सपीरियंस में भी कि कहीं ना कहीं कुछ पर्सनालिटी की वल्नरेबिलिटीज रहती है। हो सकता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर ना हो, बट पर्सनालिटी ट्रेट्स जरूर रहेंगी जो उनको डिपेंडेंस, इन आदतों, इन एडिक्शंस की तरफ ढकेलती है। हाँ, मतलब इससे ये एक हम बोल सकते हैं कि जिनमें ट्रेट्स है वो मोस्ट लाइकली सभी नहीं होंगे, लेकिन उनको आदतें लगने की, जी, मतलब ऑकेजनल अल्कोहल या ऑकेजनल कुछ कंज्यूम करना नहीं जी, आदत लगना, जिसको अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम बोल रहे हैं, जी, वो होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, बढ़ जाएंगी और उनमें पर्सनालिटी वल्नरेबिलिटीज रहेंगी। बिल्कुल। Yes. ओके, तो मतलब इन चीजों के कारण अल्कोहल कंजम्पशन वो करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं? वो उनको अल्कोहल की तरफ पुश कर रहा है, पुश कर रहा है, ओके, ऐसा कह सकते हो। ठीक है। क्योंकि अब जैसे एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए अल्कोहल स्टार्ट किया, उसको रियलाइज हुआ यार ये तो मेरी एंजाइटी रिलीफ कर रहा है, पता भी नहीं चलेगा कब वो डिपेंडेंट हो गया। या अपने एक्सटर्नलाइजिंग में नॉवेल्टी सीकिंग के लिए कुछ नया ट्राई करना है, चलिए ट्राई कर लेता हूँ, और इम्पल्सिविटी, मतलब बिना सोचे समझे कुछ डिसीजन ले लिया और पता भी नहीं चला कब आदत लग गई। तो ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स उस तरफ ले जाती है। गॉट इट सर। अभी इसके ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ आएंगे जी। सबसे पहला मुझे जो लगता है कि अगर इसमें से कोई पर्सनालिटी, एंटी सोशल पर्सनालिटी को आप डिसऑर्डर वाले को आप बोलेंगे कि आपको एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो सबसे पहले मुझे ये पूछना है सर, क्या वो एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये सब देख के कि एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। यस, तो ट्रीटमेंट कैसे होती है सर, और वो एक्सेप्टेंस कैसे आता है?
आपने बहुत ही लाजमी बात कही, बिकॉज स्पेशली एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर्स में हम देखते हैं कि वो मरीज को लगता ही नहीं कि उनको कोई दिक्कत है, मतलब ओवरऑल क्लस्टर बी वाले। कुछ हद तक, हाँ। बिकॉज बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी बहुत विलिंगली हेल्प सीक करते हैं, तो नॉट ऑल क्लस्टर बी, बट हाँ इन दोनों में स्पेसिफिकली मैंने देखा है कि उनको रियलाइज ही नहीं होता है कि उनको कोई बीमारी है। उनको आमतौर पर दूसरे लोग हमारे पास लेकर आते हैं रादर देन वो खुद हमारे पास चल कर आए, तो ऐसे में ट्रीटमेंट तो देखो ट्रिकी हो जाता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का इन जनरल में ट्रीटमेंट की ही बात करूं तो ट्रिकी है, बिकॉज ये ऐसी बात हो गई कि मुझे ये जो लेंस है, अब ये लेंस तो चश्मे वाला लेंस इजी है, मैं निकाल दिया, मुझे दुनिया अलग नजरिए से देख रही है, मैं वापस वहीं जा रहा हूँ जहां से हमने बात शुरू की थी, तो ये लेंस को चेंज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन मैं साइकोथेरेपी के माध्यम से, जिसको हम आम भाषा में काउंसलिंग कहते हैं, उसके माध्यम से कुछ चीजें सीख सकता हूँ जहां पर मैं इन पर्सनैलिटी ट्रेड्स के अराउंड अपना काम कैसे बेटर तरीके से कर लूं वो देखूं। तो मैं वापस उसी लड़की के एग्जाम्पल पर जाता हूं जो मैं आपको बता रहा था, आपके ओपीडी में आई थी। हाँ, जो मैंने अपने ट्रेनिंग के दौरान देखी थी, ओसीपीडी वाली लेडी, हाँ, जिसको हाँ, बहुत रूल्स से लेकर पर्टिकुलर, हाँ, बट शी वाज एन एक्सीलेंट पेशेंट। उसको बहुत अच्छा इंसाइट था उसके प्रॉब्लम्स में, वो मानती थी कि ये प्रॉब्लम्स हैं एंड वो उस पर काम करना चाहती थी। तो हमने कई तरीके फिगर आउट किए थेरेपी में कि किस तरह से वो, अच्छा उसको कोई मैंने दवाई नहीं दी क्योंकि दवाइयों का रोल बहुत लिमिटेड है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में, बट थेरेपी के माध्यम से किस तरह से वो वर्क अराउंड कर रही थी, ठीक है। उसके वो डिटेल्स को लेकर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है, रूल्स को लेकर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है, बट वो किस तरह से उसको यूज कर सकती है अपनी डे टू लाइफ में एज स्ट्रेंथ्स, नॉट एज शॉर्ट कमिंग्स, वो हमने फिगर आउट किया एंड आई थिंक शी शोड गुड रिजल्ट एट द एंड ऑफ इट। सो दैट वाज देयर। बट हाँ, थेरेपी एक मेन स्टे होता है ट्रीटमेंट का, चूंकि मैंने दवाइयों का भी जिक्र किया, दवाइयों का रोल बहुत लिमिटेड है। मतलब ऐसी कोई दवाई नहीं कि ये दवाई लो और आपकी पर्सनालिटी ठीक हो जाए। तो दो ही कंडीशंस होंगी जहां मैं दवाइयां कंसिडर करूंगा फॉर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। एक, जब उनको कोई और साइकाइट्रिक इशू है, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि किसी को बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है बट साथ में डिप्रेशन की भी दिक्कत है या एंजाइटी डिसऑर्डर भी है, तो इस केस में। दूसरा, जहां पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में सिम्टम्स इतने ज्यादा सिवियर हैं कि मेडिसिन का कुछ रोल आ जाता है, जैसे वही बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी की हम बात कर रहे थे, तो उसमें कुछ मूड स्टेबिलाइजर्स हम दे सकते हैं ताकि ये जो मूड के स्विंग्स होते हैं बहुत ज्यादा, हालांकि वो फुल प्रूफ नहीं होते हैं, बट कुछ हद तक थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है व्यक्ति की लाइफ में। तो इन दो कंडीशंस में दवाई कंसिडर करूंगा, बट अदरवाइज ट्रीटमेंट की बात अगर करूं तो लार्जली थेरेपी इज द ट्रीटमेंट। ओके। और सर, इसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ये दोनों क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो होते हैं वो साइकियाट्रिस्ट होते हैं? साइकियाट्रिस्ट होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी इसमें एक बहुत की रोल प्ले करते हैं असेसमेंट्स में, थेरेपी में। तो सर, सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए ऐसे कंडीशंस लगे तो? आप इसको मेरा बायस ही बोलो, बट मैं तो बोलूंगा साइकियाट्रिस्ट के पास पहले आना चाहिए, एंड देन द साइकियाट्रिस्ट इवैल्यूएट्स, वो देखते हैं कि सरफेस पर कोई प्रॉब्लम है एंड डीपर प्रॉब्लम है, एंड देन फिर वो इफ रिक्वायर्ड कुछ असेसमेंट्स, जैसे कुछ केसेस होते हैं कि वो टेक्स्ट बुक बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी है, तो उसके लिए मुझे एक पर्सनैलिटी असेसमेंट की जरूरत नहीं है, बट कहीं अगर मुझे लगता है कि नहीं इसको पर्सनैलिटी असेसमेंट की जरूरत है, देन इसके डायग्नोस्टिक टूल्स भी होते हैं सर? डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं, काफ़ी स्केल्स होती हैं, एंड जो हमने शुरू में बात की थी कि अनकॉन्शियस अर्जेस जो होती हैं वो भी कई बार पर्सनैलिटी इश्यूज कॉज करती हैं, तो उसके लिए कई प्रोजेक्टिव टेस्ट होती हैं। मतलब कुछ ऐसी टेस्ट्स, मतलब अगर मैं आपको आसान भाषा में बता दूं तो मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा, उस फोटो में दो महिलाएं दिख रही हैं, और आपको वो फोटो देखकर मुझे एक स्टोरी बना के देनी है। ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है जिसको हम TAT कहते हैं, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। तो वो मेरे अनकॉन्शियस जो अर्जेस होंगे, इम्पल्सेस होंगे, वो उस स्टोरी के माध्यम से बाहर आएंगे। तो अगेन इसके बारे में चर्चा करें तो बहुत लंबा जाएगा, बट मोटे मोटे तौर पर हमारे अनकॉन्शियस अर्जेस को भी इन साइकोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और उस टेस्ट से हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि इनको, मतलब जो भी व्यक्ति है उनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। फिर क्लस्टर ABC में भी हम हो, उन टेस्ट से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो जो मैंने शुरू में कुछ स्केल्स का जिक्र किया था, उन स्केल्स के माध्यम से हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के पहले मतलब जो भी मुझे लग रहा है, पहला एक्सेप्टेंस ऑफ पेशेंट,
ये पहला पॉइंट होगा, बराबर है सर? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। आई वुड लाइक टू बिलीव नहीं है। आप कुछ दवाइयां दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा, एक्सट्रीम्स ऑफ सिम्टम्स को सिम्टोमेटिकली हैंडल करने के लिए, बट थेरेपी में पेशेंट का एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। हाँ, तो फर्स्ट इज द पेशेंट एक्सेप्टेंस, और उसके बाद साइकेट्रिस्ट से कम्युनिकेट करके हम प्रॉपर हमारा डायग्नोसिस बनाए, बराबर, कि अभी कंफर्म हो गया कि ये चीजें है पर्सनालिटी में, जी जी शायद ये डिसऑर्डर्स भी है, ठीक है जी। सर। कुछ ट्रेट्स है तो ट्रेट्स को भी ट्रीट करना जरूरी है, मतलब वो डिसऑर्डर्स नहीं है लेकिन सिर्फ पर्सनालिटी ट्रेट्स है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो आपकी डे टू डे लाइफ से इंटरफेयर कर रही हैं, हाँ, तो बिल्कुल Okay. आपको थेरेपी लेनी चाहिए उसके लिए। और फिर तीसरा जो पॉइंट है वो है थेरेपी। एक प्लान थेरेपी होती है जिसके थ्रू आप इस कंडीशन से आप ओवरकम करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी ये थेरेपी जो है, बस आखिरी पॉइंट है इसमें, थेरेपी को कितना समय लगता है सर? कितने दिन करना पड़ता है थेरेपी? ये आमतौर पर रूटीन साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए जो थेरेपी होती है उनसे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, ऐसा कह सकता हूँ मैं, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं। हमारे ब्रेन में कुछ वायरिंग हो गई है इतने सालों से, तो उसको अनवायरिंग करने में भी उतना ही समय लगेगा। बराबर। तो कई महीने इसको लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन, अगेन ये केस टू केस बेसिस पर है, बट अगर मुझे एक अम्ब्रेला टर्म देना है तो कई महीने इस चीज को लग सकते और हमारा विलिंग है हैं। कि इस कंडीशन से बाहर निकलना है, तो थेरेपी विल वर्क वंडर्स। बिल्कुल थेरेपी की तरफ जाना चाहिए, और हम निकल सकते हैं इस कंडीशन से बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। निकलना मतलब, अब ये मत समझो कि मैं पर्सनैलिटी, अगर मेरी अनकैस्टिक पर्सनैलिटी है तो मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं अटेंशन टू डिटेल्स दूंगा ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं दूंगा, लेकिन जो मेरा डे टू डे लाइफ में वो जितना इंटरफेरेंस कर रहा था वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो मैं उसको एक पॉजिटिव तरीके से आगे उसको बढ़ाऊंगा। मतलब बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में मूड स्विंग्स हो रहे, तो मैं मूड स्विंग्स को कंट्रोल कर पाऊंगा, बराबर। मैं एक कोपिंग स्ट्रेटेजीज ढूंढूंगा कि ठीक है, मेरी लाइफ में भले ही इतना हो रहा है, बट मैंने थेरेपी में ये कोपिंग स्ट्रेटेजीज सीखी हैं, जिससे मैं, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी की आप बात करें तो एक बहुत अच्छा थेरेपी मॉड्यूल है, डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी। तो उसमें काफी तरह की स्ट्रेटेजीज होती हैं जिससे आप इन डिफिकल्ट सिचुएशंस में बेटर रिएक्ट कर सकते हैं। तो वो ट्रेड्स वहीं रहेंगी, बट मेरा उसके अराउंड वर्क करने का नजरिया बेटर हो जाएगा। मतलब हम हमारा चश्मा बदल रहे हैं। चश्मे की धुंध थोड़ी कम कर रहे, बदल बोलूंगा। हाँ, चश्मे की धुंध कम कर रही। राइट। सर बहुत अच्छा रहा सर पॉडकास्ट, और मजा आया। पर्सनालिटी और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में समझने का प्रयास किया। यही ऐसे ही लोग, कुछ बार हम ट्रेड्स देखते हैं, कुछ हम में देखते हैं, कुछ हमारे आसपास देखते हैं, कभी कभी हम ऐसे डिसऑर्डर्स वाले लोगों को भी मिलते हैं। करेक्ट। मतलब आप साइकियाट्रिस्ट बनने से पहले भी ऐसे लोगों से मिले होंगे। बिल्कुल। तो ओवरऑल पर्सनालिटी एंड अनफोल्ड करने का मौका मिला आपके साथ, और डिसऑर्डर समझने का मौका मिला। आगे सर इसको इन डेप्थ और समझना है चीजों को, जल्दी हम सर उस पॉडकास्ट में मिलेंगे। इस पॉडकास्ट का मुझे पता है रिस्पॉन्स वगैरह की परवाह हम नहीं करते। आई गेस कौन सा ट्रेड है सर ये, कि हम किसी की परवाह नहीं करते? यहाँ हम अपना काम करते जाते हैं, सक्सेस मिलने वाला है, काम करते रहेंगे तो। वो ये मतलब ये वाला चश्मा है वो। क्या बात है। तो आई वुड लाइक टू बिलीव ये वेल एडजस्टेड पर्सनालिटी है। तो मैं तो वो सुपर ईगो बता रहा है सर कि ऐसा भी सोच रहा है, लेकिन ये ऐसा है तो वो मेरा ईगो उसको सुपर ईगो की तरफ टिल्ट हो रहा है। तो ये आया, मतलब बहुत मजा आया सर। थैंक यू वेरी मच, आप पॉडकास्ट में आए, और जल्दी मिलेंगे सर नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।